नमस्कार एक बार फिर से सभी लोगों का जो लोग अभी जुड़े हैं और सभी लोगों को सबसे पहले आज के परम पावन दिन एकादशी भगवान विष्णु के बहुत ही अच्छा पवित्र दिन है जो हम सबों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो आज उनसे प्रार्थना है उनके आशीर्वाद से ही आज मैं ये कोर्स शुरू कर रही हूँ और भगवान विष्णु और हमारे सभी गुरुजन हम सबको आशीर्वाद दें कि हम सबकी जो लाइफ की जर्नी है वो बहुत ही सुखद हो, वो हमारी हमेशा रक्षा करें, हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करें। चलिए हम थोड़ी सी देर पहले प्रार्थना कर लेते हैं, अपने गुरुओं का, अपने भगवान का ध्यान करते हैं। उसके बाद आज की हम इस यात्रा को उनके आशीर्वाद से शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे परमपिता परमेश्वर, आप अपना आशीर्वाद मुझको और जितने भी लोग आज यहाँ पर इस क्लास में जुड़े हुए हैं उन सबके ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि आज के इस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में मार्गदर्शन लेकर आ सकें आपके आशीर्वाद के द्वारा। आपका कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे, हम सतमार्ग पर चलते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आमीन। एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही प्यारी जर्नी आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो कि है न्यूमरोलॉजी की। तो मैं चाहूंगी उससे पहले कि हम अपनी जर्नी स्टार्ट करें, सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें तो मुझे भी पता चल सके कि कुछ कौन कौन लोग हैं। जो लोग भी कंफर्टेबल हैं प्लीज एक एक सेकंड के लिए अपना नाम बताएं कैमरा ऑन करके। उसके बाद आप चाहें तो अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर कैमरा ऑन रखेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि खाली बोर्ड को पढ़ाते हुए भी आपको भी लगे कैसा लगेगा, आप भी समझ सकते हैं। हाँ, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी मुझे समझ में आएंगे कि हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल कि आप सबने अपने कैमराज ऑन कर लिए हैं। तो हाय प्रियंका, हाउ आर यू? Good, great to see you. Hi Harita, how are you? Hi Neelam, how are you? I'm good. अच्छा लग रहा है एक फ्रेंड को एक स्टूडेंट बनते हुए देखकर। एंड A friend is the best student. या गुड, ग्रेट। हेमा जी से तो बात हो ही गई है। हाय सीमा। Hi, hello, how are you? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बस all well, बढ़िया। चलिए गुड, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। हाय तेजस्विनी। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए गुड। आई एम श्योर, मैं इतना प्रॉमिस करती हूँ आपको कि आज की क्लास के बाद आप लोग बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज को सीखेंगे अपने बारे में, क्योंकि अपने आप को ही पहचानना, हम क्या हैं, क्यों पैदा हुए हैं, व्हाई वी बिहेव लाइक दिस, व्हाई आर फैमिली मेंबर्स, या मेरा अपना ही बच्चा, मेरी अपनी ही बहन या मेरा अपना भाई सब एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, जबकि हम एक ही घर में पैदा हुए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। यही न्यूमरोलॉजी है। आप में से किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया है अगर न्यूमरोलॉजी का, तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो मुझे पता चले कि आप किस लेवल पर हैं। मैम आई एम एब्सोल्युटली फ्रेश, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, बस मैंने वीडियोस देखे हैं थोड़े से, हाँ जी, तो वो बस वही पता है मुझे, और कुछ भी नहीं पता मुझे, इसका बेसिक कुछ नहीं पता है। ओके, कोई बात नहीं। हम आज बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बस जानना चाहती थी अगर किसी को कुछ भी आइडिया है ना? और कोई कुछ कहना चाहता है? मैम क्या हाँ जी, मैम क्या लाइफ पाथ नंबर इंक्लूड होता है न्यूमरोलॉजी में? बिल्कुल होता है। न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट है। आज हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे,
कहाँ कब क्या चीज हमें क्या बताती है। बहुत सारी मॉडलिटीज हैं न्यूमरोलॉजी में, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कोई किसी मेथड को फॉलो करता है, कोई किसी मेथड को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब हम छोटे थे किसी चीज का हमने एडिशन सीखा, तो बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आपको 9 स्टिक्स दी जाएं और उसको टोटल करना है, तो कुछ लोग बेसिक, जब आप फर्स्ट स्टूडेंट थे तब आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारे मेथड्स पता चले कि आप किस तरह से किसी चीज को ऐड कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन से भी हम कर सकते हैं, 9 3 जा 27, उसके सेट्स बना दिए। देयर आर सो मेनी मेथड्स, लेकिन रिजल्ट तो एक ही मिलता है हमको, है ना। 4 + 5 भी हो जाता है, 3 + 3 + 3 का भी हम 3 सेट्स बना के कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स किसने कैसे किया, लेकिन ये सब क्या है, साइंटिफिक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये किसी तरह का जो भी न्यूमरोलॉजी है या ऑकल्ट की अदर ब्रांचेस हैं, नथिंग इज किसी तरह का कोई हम नहीं है, किसी तरह की कोई इस तरह की सोची हुई चीज नहीं है। ये ऐसा है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसको कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लॉजिकल बेस्ड है। क्योंकि हमारा सामने वाला पर्सन हमसे क्या पूछता है, क्या ये लॉजिक है, इसके पीछे क्रॉस क्वेश्चन नहीं। तो आप उसको ये नहीं, हाँ हमने तो पढ़ा था, हमारी दादी ये कहती थी, या हमने तो बस सुनते आ रहे हैं, नहीं, नथिंग लाइक दैट। जो हम अपने बुजुर्गों से क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ आप साइंटिफिकली लॉजिक के साथ सीखेंगे चीजों को। एंड कोई भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। एंड सबसे पहले जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपसे खुद ही क्रॉस क्वेश्चंस करता है कि इज इट रियली पॉसिबल, डज इट हैपन लाइक दिस, वो सारे के सारे जब आप साइंटिफिकली किसी चीज से जुड़ते हैं, तो आपके अंदर उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। आई थिंक ये थोड़ा सा एक बेस बनाया मैंने। तो हम बात करते हैं लोशो ग्रिड एंड न्यूमरोलॉजी। यही टॉपिक मैंने क्यों चुना, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, क्योंकि ये है बेसिक है ऑकल्ट साइंसेस में, जिसने भी सबसे पहले कदम रखना है, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव फील्ड है ये, लोगों को बहुत क्यूरियस है, ये क्यूरियोसिटी होती है, मिस्टीरियस है, सब जानना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये इजी वे है जिसको इजीली हम लोग समझ सकते हैं, इसीलिए पॉपुलर भी बहुत है। तो हम इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। लेकिन लोशो एंड न्यूमरोलॉजी दो नाम यहाँ पर लिखे हुए, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो आज आपके वो भ्रम भी हमें दूर करने हैं कि लोग क्या बोलते हैं, अच्छा तुम्हें लोशो आता है, नहीं नहीं मुझे तो न्यूमरोलॉजी आता है, जबकि पता चलेगा कि वो है क्या चीज, उसके बारे में भी हम रिवील करेंगे। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा। और आई थिंक आप सभी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मुझे जानते हैं, तो किसी को भी मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोगों को बताते हूँ, मैं आपकी हूँ सारथी नीलम पी सिंह। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं आपके सारथी बनकर आपका या जो भी मुझसे जुड़े उनका मार्गदर्शन कर सकूं, और मैं खुद को अपने आप को हर पल याद दिला सकूं कि यस आई एम हियर टू गाइड समवन, जिससे इसीलिए मैंने अपने नाम के आगे सारथी लगाया हुआ है। अरहंत ऊर्जा मेरी एक छोटी सी कंपनी है जो आप सबके प्यार से बढ़ रही है आगे। जितना प्यार देते जा रहे हैं वो आगे बढ़ती जा रही है। जीवन का लक्ष्य है खुद को और दूसरों को जीवन के बात पर सही रूप में चलने की गाइडेंस देना। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी सभी को अपने एक्सपीरियंस से, हम लोग अगर ये सोचते हैं कि हम किसी भी ऑकल्ट फील्ड को सीखकर अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में चमत्कार कर लेंगे, अपनी लाइफ को एकदम से कंप्लीटली 100% यू टर्न दे देंगे, ऐसा कहीं नहीं होता। और अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रम में रखते हैं, आपके साथ झूठ बोलते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग योर चार्ट। हर किसी का चार्ट डिफरेंट होता है। बाय यूजिंग योर पोटेंशियल्स एट राइट टाइम एंड यूजिंग राइट पोटेंशियल, यही सारी चीजें होती हैं जो आप रिवील करेंगे इसके द्वारा, इस साइंस के द्वारा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जो कि आज का हमारा है ही निर्जला एकादशी का। तो सभी लोग, आपको पता है, एकादशी पर बहुत दान देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मुझे लगा कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए आज की क्लास को फ्री रख दिया गया, क्योंकि ज्ञान ऐसा है जो बांटने से बढ़ता है और कभी खत्म नहीं होता। तो दिल से आज की क्लास के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपके दिल तक पहुंच सकूं, आपके दिमाग तक पहुंच सकूं और आपको एक सही और सच्चा ज्ञान दे सकूं।
Thank you, ma'am. वेलकम। चलिए, जैसा कि अभी मैंने आपसे पूछा, फिर भी अभी पूछना चाहूंगी व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, अगर कोई डिफाइन करना चाहेगा, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो आप लोगों को भी मजा आएगा इसे पढ़ने में। मैम, numerology, as the name suggests, related to the numbers. एंड सभी का जो भी जितने भी ह्यूमंस हैं उनका सबका एक नंबर होता है। अब वो कैसे निकालते हैं वो तो मुझे नहीं पता है कि हाउ विल यू नो कि ये है आपका लकी नंबर है या ये, वो सब मुझे नहीं पता, बट बाय द नेम यही मैं कैलकुलेट कर पाई हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज रिलेटेड टू द एवरीबॉडीज यूनिक नंबर। एग्जैक्टली, हम लोग के चारों नंबर्स ही नंबर है। मैं अपने पापा मम्मी की तीसरे नंबर की बेटी हूँ, ये हमारा बड़ा बेटा है। नंबर आ गया, आपको क्लास में एक रोल नंबर मिलता है, कभी आप नंबर 1 आए, कभी आपको एकदम 50th क्लास नंबर मिल गया, सीट में एक नंबर मिलता है, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हर जगह तो नंबर होते हैं। इवन आपकी सैलरी भी तो नंबर्स में ही होती है। अभी मेरी 3 डिजिट सैलरी है, किसी की बहुत पहले तो होती थी, हमारे पेरेंट्स की भी रही होगी उस टाइम, 3 डिजिट सैलरी भी बहुत अच्छी थी। अभी 7 डिजिट सैलरी है, इसके आगे एक 9 लग जाए या इसके पहले एक 9 लग जाए, है ना। पूरी दुनिया में आप देखेंगे नंबर्स ही नंबर्स हैं, लेकिन वो सारे नंबर्स कितने नंबर से बने हैं, बेसिक क्या है। जैसे हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स कितने हैं, A to Z आप काउंट करें, उसी से ही तो सारे हमारे वर्ड, सारे सेंटेंसेस बनते हैं। इसी तरह से नंबर्स हैं, तो नंबर कितने हैं, 1 से लेके 9। बाकी तो आगे, उसके आगे तो हमने सिर्फ एडिशन किया, 1 के आगे 0 लगा दिया तो 10 बन गया, 1 के आगे 1 लगा दिया तो 11 बन गया। तो ये नंबर्स, लेकिन जैसे ही हमने 1 के आगे 0 लगाया उसकी तो वैल्यू बदल गई, है ना। उसके आगे एक 0 और लग गया तो 100 हो गया, तो उसकी वैल्यू बदल गई। क्या अब उसकी पावर उतनी रह गई जितनी पहले थी। एक 1 रुपए का नोट था, किसी के पास 10 का नोट है, किसी के पास 100 का नोट है, तो क्या उन तीनों की वैल्यू सेम है, नहीं। ये हर नंबर की एनर्जी हो जाती है। बट नंबर कितने हैं, 1 से लेके 9 तक ही नंबर्स हैं। यही नंबर हमें क्या कहते हैं, हमें इनके साथ अलाइन होना है। जैसे कि आपने आपके घर में यूज होता होगा, हमने देखा है एक कस्टम कि हम किसी को शगुन देते हैं, तो शगुन में हम लोग 1 रुपये ऐड करते हैं, 51 रुपये देते हैं। कभी किसी को 4 रुपया नहीं देते हुए देखा हमने, कभी किसी को 10 भी नहीं देखा। 1 का क्यों इतनी सिग्निफिकेंस रही है ना। नंबर्स ही तो है। हम लोग एक अमाउंट भी देते हैं कि नहीं, या तो 51 रुपए देंगे, मैं कम अमाउंट की बात कर रही हूँ, या हम 101 देंगे, लेकिन किसी को हमने 61, 71, 41 इस तरह से पैसे देते हुए देखा है। या तो 11 रुपए देंगे शुरुआत करेंगे तो, या 21, या 51, या 101, या 121, बीच में कोई फिगर होती है, बताइए, नहीं ना। कुछ ना कुछ तो है जो चला आ रहा है बहुत पहले से, लेकिन साइंटिफिकली हम समझ नहीं पाए। तो न्यूमरोलॉजी है जो हमारा नंबर्स हैं उनकी एनर्जीज के साथ अपने आप को अलाइन करना है। जब हम अलाइंड होते हैं, अलाइनमेंट क्या है, हम किसी रिवर में हैं एंड रिवर का सबका एक करंट होता है, एक फ्लो होता है कि वो किस डायरेक्शन में बह रही है। अगर आप स्विमर हैं तो आप फ्लो को देखते हुए, फ्लो की डायरेक्शन में अगर आप स्विमिंग करेंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी, बहुत कंफर्टेबल होगी। आपको जितना फोर्स लगानी है, प्रेशर लगाना है स्विमिंग के लिए, कम लगाना पड़ेगा। यही आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आप स्विमिंग करेंगे तो क्या होगा, वर्क, हार्ड वर्क बढ़ जाएगा ना, चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे आपके। यही है हमारा न्यूमरोलॉजी के द्वारा, यानी अपने नंबर्स को पहचान कर उनके साथ अपने आप को अलाइन करना। दिस इज न्यूमरोलॉजी। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इज ओनली दिस कि हमें नंबर्स और उनकी वाइब्रेशंस के साथ, हर नंबर अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, उससे हमारी पर्सनैलिटी कैसे डिफाइन होती है, हमारी रिलेशनशिप्स कैसे अफेक्ट होती हैं, और हमारी पूरी लाइफ उससे कैसे रोल होती है। यही न्यूमरोलॉजी है। तो इट मीन्स आज हम सब अपनी अपनी लाइफ को डिकोड करने वाले हैं। हम क्यों पैदा हुए, हम कैसे ऐसे क्यों हैं, हमारा बिहेवियर क्यों ऐसा है, मुझे यही क्यों पसंद है, किसी
के घर में बिजनेस है, उनका बेटा सर्विस ही क्यों करना चाहता है, या वो सर्विस में ही है सारे लोग, उनके बेटे को बिजनेस करना है या समथिंग डिफरेंट करना है, नहीं मुझे तो क्रिएटिव फील्ड में जाना है, मुझे तो बॉम्बे जाना है, व्हाई ही और शी इज सो डिफरेंट, ये सब हम इसी से जानेंगे। अब ये जानते कैसे हैं, इसके जानने के लिए भगवान ने, जब हम पैदा हुए, जिस डेट में पैदा हुए, वो डेट हमारे लिए भगवान ने एक गिफ्ट दी है, जो कि एक तरह का ट्रेजर बॉक्स है। लेकिन इस ट्रेजर बॉक्स की चाबी हमने आज तक खोली ही नहीं। कुछ लोग यंग हैं तो बहुत जल्दी अपने इस ट्रेजर को खोल रहे हैं, भगवान ने एक दिया, आपने खोला ही नहीं, बस उसे उठा के रख दिया। आज जब आप इस तिजोरी की चाबी खोलोगे तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी नेचर, अपनी स्ट्रेंथ, कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। हर किसी की स्ट्रेंथ एक मार्केटिंग की नहीं होती है कि मार्केटिंग पर्सन बन सके, हर कोई एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, हर कोई एक अच्छा कुक नहीं बन सकता, हर कोई एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। तो हर किसी की स्ट्रेंथ होती है। लाइफ की डायरेक्शन क्या है, ऐसा ही नहीं है कि हम बस चलो आज मुझे देखकर या मैं किसी और को देख के इम्प्रेस हो जाऊं और वो काम करने लगूं कि भाई मुझे तो अमिताभ बच्चन की तरह से एक अच्छा एक्टर बनना है। नहीं, मेरी लाइफ की डायरेक्शन क्या है, मुझे किस स्टेप पे जाना है, क्या मेरा फोकस होना चाहिए, और सबसे ज्यादा अपने आप को समझना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मैं क्या हूं, जिसको हम खोजते रहते हैं। हमारा जो बर्थ हुआ है, जिसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है, सोल, हम अपनी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए ही पूरी लाइफ काम करते रहते हैं। एक सोल की डिजायर होती है, वो अपना रास्ता ढूंढना चाहती है। जब हम अपनी सोल की गाइडेंस समझते हैं कि हमारी सोल को क्या चाहिए, किसी की सोल को मनी चाहिए, किसी की सोल को सिर्फ फेम चाहिए, किसी की सोल को स्पिरिचुअलिटी चाहिए, वो सब हम इससे समझते हैं कि हमारी लाइफ की डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेनी चाहिए हम लोगों को कि न्यूमरोलॉजी कहाँ से शुरू हुई, क्या हुआ। कोई आपसे बात करेंगे, आपको खुद भी तो पता होना चाहिए कि न्यूमरोलॉजी कब स्टार्ट हुई। तो ऐसा कहीं पर भी कुछ रिटर्न इस तरह का नहीं है, लेकिन जितने भी हमको मिला है, लोगों ने रिसर्च की है, तो पता चला है कि न्यूमरोलॉजी सबसे पहले, जो एंशिएंट न्यूमरोलॉजी की बात होती है, वो इजिप्ट एंड बेबीलोन में स्टार्ट हुई थी, लगभग 4000 से लेके 3000 BC तक। उस टाइम से न्यूमरोलॉजी चल रही है, जिसने अलग अलग रूप लिए, उसमें मॉडिफिकेशंस हुए, थोड़ी रिसर्च हुई टाइम टू टाइम, तो न्यूमरोलॉजी धीरे धीरे मॉडिफाई होती गई। लेकिन एंशिएंट न्यूमरोलॉजी जब स्टार्ट हुई इजिप्ट और बेबीलोन से, 4000 से 3000 BC में हुई। उस टाइम नंबर्स को बहुत ही पवित्र माना जाता था, सेक्रेड माना जाता था, उनको डिवाइन एनर्जी का सिंबल माना जाता था। उसी से ही न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हुई। जैसे हमारे यहाँ सेक्रेड नंबर, जो हम शगुन की बात कर रहे थे कि 11 रुपए देना, या कई बार पंडित जी बोलते हैं ना कि इसमें 1 रुपया और डाल दीजिए आप, इसी तरह से उस टाइम पर इसको सेक्रेड माना गया था। उसके बाद जो इसका इवोल्यूशन हुआ न्यूमरोलॉजी का, इसने मेनली 4 फॉर्म में ये बदली। सबसे पहले है चाल्डियन न्यूमरोलॉजी, जो कि मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुई थी, वहां से इसका ओरिजिन हुआ था बेसिकली, जो 2500 BC में हुआ था, जिसको सबसे ओल्डेस्ट हम मानते हैं और सबसे ज्यादा इस पे लोगों का ट्रस्ट रहा है। इसकी वाइब्रेशंस जो थी वो साउंड के ऊपर काम करती थी। जैसे नेम न्यूमरोलॉजी जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो नेम न्यूमरोलॉजी में साउंड ही होती है कि हमारा साउंड नेम किस तरह की वाइब्रेशंस दे रहा है। तो चाल्डियन न्यूमरोलॉजी इस तरह से स्टार्ट हुई थी, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म। उसके बाद ग्रीस से स्टार्ट हुई पाइथागोरस, जो 500 या 570 BC से स्टार्ट हुई। यहाँ पर स्ट्रक्चरली मैथमेटिक्स को यूज किया गया, मैथमेटिक्स यहाँ पर आ गया। किस तरह से कैलकुलेशंस, जो आप लोग आगे चल के सीखेंगे। या किसी ने पूछा था अभी कि मुझे कि मैम लाइफ पाथ का क्या इफेक्ट होता है, तो यहाँ से इसमें नंबर्स में कैलकुलेशन आ गया। उससे पहले नंबर्स की कैलकुलेशंस नहीं होती थी। फिर आया कब्बाल न्यूमरोलॉजी, जो कि ज्यूइश मिस्टिसिज्म के ऊपर बेस्ड है। लेकिन धीरे धीरे फिर आ गया मॉडर्न न्यूमरोलॉजी, जो कि है एक फ्यूजन, जिसमें हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो बहुत 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 पुराना है, अगर हम उसका रिटर्न में देखना चाहें कि कहाँ, तो हमें कुछ इसके उल्लेख नहीं मिलते हैं, क्योंकि पहले जो भी ये विद्या थी वो सिर्फ वर्ड टू माउथ ही चलती थी, उसका रिटर्न में स्क्रिप्चर्स वगैरह कहीं पर नहीं है।
सबसे ओल्डेस्ट एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को समझना डिफिकल्ट होता है और रिसर्चेस होती है, तो रिसर्च के बेस पे न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के साथ कंबाइन करके वैदिक न्यूमरोलॉजी बना दिया, जो कि प्रेडिक्शंस में बहुत काम आती है। तो हम जो सीखते हैं वो इन सब का फ्यूजन ही सीखते हैं। तो आपसे कभी कोई प्रैक्टिस के लिए पूछता है कि व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग, तो आप बोल सकते हैं मॉडर्न कर रहे हैं, आई नो एवरीथिंग, क्योंकि सभी को स्टेप बाय स्टेप करके उसे रिफॉर्म करके बेटर से और बेस्ट बनाया गया है। तो हाँ, वी ऑल ऑफ अस, एनीबडी इन दिस वर्ल्ड नाउअडेज इज यूजिंग दिस मॉडर्न न्यूमरोलॉजी। अब एक कहानी पढ़ते हैं। किसी को इस लोशोग्रिड की कहानी पता है? कोई बताना चाहेगा मुझे कि क्या कहानी रही होगी इसकी? नो मैम। मैम आप इसका पीडीएफ देंगी क्या, जो आप बता रहे हैं ये सब चीजें? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पीडीएफ मिलेगा। ओके मैम, इसका तो कोई आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया किसी को, क्योंकि हमको जो दादी नानियों ने कहानियां सुनाई है ना, वो आज भी याद रहती हैं, है ना। तो ये कहानी ही है जिसको आप थोड़ा सा साइंटिफिकली सोच सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक कहानी की फॉर्म में ही लीजिए। ऐसा माना जाता है कि चाइना में 4000 ईयर्स पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम आया। उस टाइम पर फैमिन आई, ड्रॉट आया, बाढ़, सूखा, अकाल, मतलब नेचुरल कैलेमिटीज इतनी ज्यादा आई कि वो किंगडम बहुत ज्यादा परेशान हो गया। जब किंगडम में जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो प्रजा तो परेशान होती है, राजा भी दुखी होता है, क्योंकि जो किंग है उसका काम है अपनी पब्लिक को, अपनी प्रजा का लुक आफ्टर करना, उनकी वेलबींग को देखना। तो ही वाज वेरी वरीड कि मैं क्या करूं, कहाँ से करूं। जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है 100 साल तक सूखा पड़ा था, 100 साल तक बारिशें नहीं हुई थी, तो 100 ईयर्स तक बारिश ना होना इज अ वेरी पेनफुल टाइम, है ना। कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन या चैलेंजिंग तभी होगी। तो प्रकृति इतनी ज्यादा परेशान क्यों कर रही है, तो राजा बहुत दुखी थे कि प्रकृति क्यों नाराज हो गई है। जैसे कि केदारनाथ में हुआ था, जो भी हुआ, सभी लोग थे कि भगवान नाराज हो गए हैं, प्रकृति नाराज हो गई है। तो वही राजा चिंतित थे कि प्रकृति क्यों नाराज है, ऐसा क्या है। ये सोच के दुखी दुखी होकर वो एक रिवर के पास गए। उस रिवर का नाम है लो रिवर। लो रिवर कहा जाता है उसको, इसीलिए मैंने उसका नाम लिखा है यहाँ पर। वो उसके किनारे बैठे हुए थे कि हे प्रभु, कुछ रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं। सभी लोग मेरी ओर आस लगाए हुए देखे बैठे हैं, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी अचानक से उस रिवर में से एक बहुत बड़ा सा टर्टल निकला, इस टाइप का, जैसी आपको इमेज बनाई गई है, क्योंकि उस टाइम तो फोटोग्राफी वगैरह कुछ होती नहीं थी। जो भी लोगों ने अपने आप बाद में ड्रॉ किया उसी की ये इमेज बनाई गई है। तो एक बहुत ही बड़ा सा टॉर्टोइस निकला और उसकी जो ये शैल है उसके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे से डॉट्स बने हुए थे, जिनमें अलग अलग सेम नहीं है। कहीं पर आपको ज्यादा नंबर दिख रहे हैं, कहीं पर आपको कम दिख रहे हैं, ये डॉट्स थे। तो एक अजीब सा जो सुंदर सा पैटर्न था, तो उनको अच्छा लगा कि ये कुछ समथिंग यूनिक है। इसके पीछे मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ, ये मेरे सामने आया है तो ये कुछ ना कुछ मैसेज लेकर आया है। तो हर राजा के पास उनकी कैबिनेट होती है, उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, मंत्री होते हैं कि भाई आप आओ और बताओ कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हो सकता है। तो जो भी उनके कैबिनेट में बहुत सारे लोग जो भी पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, उन लोगों ने उसको रिसर्च किया। जब उन्होंने इसको रिसर्च किया ना, तो इसको इन्होंने ग्रिड का फॉर्म दे दिया 3x3 का। 3x3 मीन्स जो मैंने कलरफुल आपको बनाया हुआ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 3 बॉक्सेस इन टॉप, 3 बॉक्सेस इन सेंटर एंड 3 बॉक्सेस इन बॉटम। तो 3x3 हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हर तरह से इसमें 3x3 का ये ग्रिड बना है। और जब उन्होंने इसको देखा, ये सारी चीज हमने मैथ्स में भी की होगी बचपन में कि किसी भी डायरेक्शन से आप टोटल करते हैं तो उसका टोटल 5 आता है, 15 आता है। आप टोटल करके देखिए, यहाँ पर भी 15 ही आएगा, है ना। हर डायरेक्शन को आप चाहे 8 1 6 8 + 1 + 6 करेंगे 15 होगा। आप उधर से भी ऊपर से कर लेंगे, अगर 2 + 7 + 6 तो ये भी 15 ही आएगा। ये कुछ ना कुछ, ये उस टाइम पर रिसर्च हुई थी 4000 ईयर्स पहले, जो आपको बहुत कॉमन लग रहा होगा, ये तो हमने मैथ्स में पढ़ा है, हमने बहुत एडवांस टाइम में, मॉडर्न टाइम में आकर पढ़ा, लेकिन उस टाइम उनके लिए बहुत ही मिस्टीरियस था। तो इसके पीछे उन्होंने रियलाइज किया कि ये हम यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए कुछ ना कुछ मैसेज आया है,
हमें इसे डिकोड करना है, तो इस पैटर्न को ही लोशो ग्रिड का नाम दिया गया। जो लो रिवर बोला है, लो को कुछ लोग LO भी बोलते हैं, तो उसी से इसका नाम पड़ा लोशो ग्रिड। इट इज ओनली अ पैटर्न, इट इज नॉट अ साइंस की एक सिस्टम है, एक मॉडलिटी है, या एक पद्धति है कि हम लोशो ग्रिड को फॉलो करते हैं। ये एक पैटर्न है जिसको आप एक टूल का नाम दे सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग। व्हाट बैलेंसिंग? नंबर्स, यानी हमारी एनर्जीज की बैलेंसिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं, और ये हमारा बहुत बड़ा टूल है। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस ग्रिड में फिल कर देते हैं। इसमें नंबर्स जो लिखे हैं उनकी पोजीशनिंग फिक्स होती है। मींस 4 अगर जिस प्लेस पर है जो कि टॉप लेफ्ट में है, तो हमेशा टॉप लेफ्ट में ही होगा। 6 नंबर बॉटम राइट में है तो राइट में ही होगा। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से उनकी प्लेसमेंट चेंज कर देंगे। जब हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेते हैं, फिर ये हमें बहुत सारे मैसेजेस, यानी कि जो साइंस है, रिसर्च जो की गई है, उसके बेसिस पे हम इसके एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, और एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम डिकोड करते हैं कि हमारी, मेरी या आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्लियर? इंटरेस्टिंग लगी आपको ये स्टोरी? यस मैम। इसी को उन लोगों ने, इसी को चाइना में यूज किया गया पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, डेस्टिनी ढूंढने के लिए, हेल्थ हमारी कैसी रहेगी, क्योंकि हेल्थ भी हमारी वेल्थ ही होती है एक तरह की। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हेल्थ भी बहुत सुप्रीम है हमारे लिए। हेल्थ का हमें पता चलता है, कैरियर पता चलता है, रिलेशनशिप पता चलता है। तो इसको इसीलिए आज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। आप लोग, हाँ जी मैम सॉरी, हाँ प्लीज पूछिए। यस मैम फिर चाइना में तो बहुत फॉलो करते होंगे न्यूरोलॉजी को। हाँ बिल्कुल, ये नहीं, सारे, जैसे हाँ जी, हमारे यहाँ तो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी एंड पामिस्ट्री, तीन ये भी इसको भी मानते हैं ना। न्यूमरोलॉजी भी बहुत फेमस है। न्यूमरोलॉजी इजी हाँ। वे है, हर कोई समझ लेता है, और बहुत इजीली आप दूसरे को समझा भी सकते हैं। जैसे हमारी कुंडली होती है आप सबके पास, जैसे आपने बताया कि हमारे इंडिया में तो एस्ट्रोलॉजी होती है, तो पर क्या सबके घर में कुंडलियां बनी होती हैं? क्या आप अपनी कुंडली को इजीली रीड कर पाए? पता नहीं चलता कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है क्या नहीं है। इट इज वेरी सिंपलेस्ट थिंग। इसीलिए लोग, इसके लिए लोगों के लिए बहुत अप्रोचेबल है कि हर कोई इसे समझ सकता है इजीली, क्योंकि हर किसी के अंदर इतना कैलिबर नहीं होता है कि एस्ट्रोलॉजी की इतनी डीप स्टडी, डीप रिसर्च कर सके, कम से कम 5 से 6 साल सीरियस स्टडीज को दे सके। और ये आप 7 डेज का कोर्स बनाया है मैंने, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 7 डेज में आप क्या क्या सीख लेंगे। तो इट इज वेरी क्विकेस्ट फॉर्म, एंड जिसके प्रेडिक्शंस भी सही हैं, जो आप अभी रिलेट करेंगे कि बिल्कुल सही है कि नहीं, है ना? मैम मुझे लगता था कि न्यूरोलॉजी इज वेरी न्यू, सबसे ओल्डेस्ट आई थिंक पामिस्ट्री है, एंड देन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी। मुझे नहीं पता था इतना, आपने बताया हिस्ट्री इसकी, तो अभी मुझे पता चला कि ये इतनी ओल्ड है। बिल्कुल, इसीलिए तो ये समझाने का पर्पस था, आप लोगों को बताने का पर्पस था। हिस्ट्री भी तो पता होनी चाहिए ना हम लोगों को। चलिए, हाँ अभी हम नंबर्स, हाँ मैम एक्यूरेट होती है ये, मतलब अगर जो प्रेडिक्शंस होते हैं न्यूरोलॉजी बेस्ड, वो एक्यूरेट होते हैं? बिल्कुल होती है। अब आप देखिए ना, आप पढ़िए, आप खुद ही सब अपने पास पेपर पेन लेकर रखिएगा। आज बेसिक स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन उसी से ही आप लोग कोरिलेट करेंगे, और फिर आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। सभी से हम पूछेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि नंबर्स, हम सिर्फ 9 नंबर है पूरे वर्ल्ड में। अब वो 9 नंबर से पूरी दुनिया के लोग तो एक जैसे नहीं है। एवरीबडी इज डिफरेंट। जब घर के ही लोग डिफरेंट है, बाहर के लोग तो डिफरेंट होंगे। हर किसी की जर्नी सेम नहीं है। हम नहीं बोल सकते पूरे वर्ल्ड में कि इन 2 लोगों की जर्नी एकदम सेम थी, नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा? इसलिए हमें हर नंबर को समझना है। हर नंबर एक प्लैनेट के साथ रिलेट किया गया है। जैसे नंबर 1 है, इसको सन यानी सूर्य के साथ और किया गया। लेकिन साथ में मैं भी यहाँ पर ना एक स्टोरी और सुनाने वाली हूँ आपको, क्योंकि स्टोरीज जल्दी याद होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसको सन को ना एक प्लेसमेंट दी गई है किंग की। सूर्य राजा है। वैसे भी कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया में तेरा नाम रहेगा। तो राजा का ही तो नाम रहता है ना। तो सन को किंग का नाम दिया गया है।
नंबर 2 इज मून, जिनको क्वीन कहा जाता है। नंबर 3 इज जुपिटर, जिसको गुरु कहा जाता है। नंबर 4 राहु, जिसको रॉबिन हुड कहा जाता है। और मरकरी, मरकरी प्लैनेट जिसे कि हम प्रिंस कहते हैं। वीनस, वीनस को कहा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर। केतु, जिसको एक ऋषि या तपस्वी कहा जाता है। और सैटर्न, जो कि क्या है, एक जज। उसके बाद बचता है नंबर 9। नंबर 9 है कमांडर या जनरल या किसी भी आर्मी का सेनापति। अब आप बोलोगे मैम ये सब क्या है, इतने नंबर में आप कहाँ प्लैनेट लेकर आ गए, कहाँ ये स्टोरी लेकर आ गए, एक पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री ही आपने बना दी। यही कैबिनेट मिनिस्ट्री आपको ये नंबर्स को याद रखने में हेल्प करेगी, क्योंकि जब आप इस लोशो ग्रिड में अपने नंबर डालोगे या अपने आप को देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा मेरा पर्सनालिटी कैसी है, मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है। तो आइए स्टोरी पढ़ते हैं और ये इंटरेक्टिव होने वाली है स्टोरी। नंबर 1, आप एक किसी भी उसमें चले जाइए, फेरी टेल्स को विजुअलाइज करते रहिए या अपनी हिस्ट्री में चले जाइए। जो भी चीजें मैं बोलूंगी सबका अपना अपना एक थॉट होगा, थॉट प्रोसेस, माइंड सेट होगा कि कैसा क्या है, लेकिन जितने भी पॉइंट्स मैं बोलूंगी आप सब उससे आई थिंक एग्री करेंगे ही करेंगे। जब भी हम राजा की बात करते हैं, एक कोई भी किंगडम है उसमें एक राजा होगा ही होगा। राजा को क्या पोजीशन होगी आप लोग बताइए। नंबर 1, राजा ही तो मेन अथॉरिटी होता है। नंबर 1, राइट, हाँ राइट। वो राजा है, तो वहां पर रूल किसका चलेगा, ये सुप्रीम रूलर, उसकी ही बात चलेगी। राजा ने ये बोल दिया कि ये होना है तो होना है ना। तो सबसे सुप्रीम रूलर चाहे उसकी कैबिनेट कुछ भी बनाकर लेकर आ जाए, रूल्स लेकर आ जाए, सजेशंस लेकर आ जाए, लेकिन सुप्रीम रूलर तो वही है ना कि ऐसा होगा। चाहे आप हिस्ट्री उठा के देख लो कि जो अच्छे राजा नहीं आए उन्होंने कितने तरह के रूल्स बनाए जो कि प्रजा के लोगों के लिए अच्छे नहीं थे। तो बट चलनी तो राजा की ही है ना, क्योंकि राजा के पास अथॉरिटी है, राजा के पास पावर है। ही इज द वन हु कैन मेक डिसीजंस। डिसीजन तो राजा ही लेगा ना, रानी सजेस्ट कर देगी और भी कोई सजेस्ट कर देगा, लेकिन डिसीजन दे रहे और विजनरी भी होता है। अब चाहे आप अकबर का देख लीजिए, चाहे शेरशाह का देख लीजिए, और कितने सारे देख लो, अशोक का देख लो, उनका एक विजन था ना कंट्री के लिए, देश के लिए क्या करना है। चाहे राम राज्य की बात कर लो, राम भी तो एक राजा ही थे ना, कि राम राज्य किसी घर पे ताला ना लगे, तो उनका एक विजन था कि मेरा कंट्री कैसा हो। यही अब आज के टाइम में कहीं पर भी राजा नहीं है तो एक प्राइम मिनिस्टर तो है या प्रेसिडेंट, जो भी जिस कंट्री में जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी हायर अथॉरिटी है, उसका विजन होता है ना कि मुझे अपने कंट्री को, अपनी किंगडम को आगे आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ लेकर जाना है, और कितना कॉन्फिडेंस होता है, यस हम कर लेंगे, एक अथॉरिटी। और साथ में क्या होती है, ईगो भी तो होती है राजा को, मैं ही तो राजा हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है। Am I right? राइट। किंग के एट्रीब्यूट सबको पता चले, किंग की पोजीशन भी सबको मालूम है। बस अब ये स्टोरी आप भूलेंगे नहीं। अब किंगडम में और कौन होगा, किंग के बाद कौन होगा, क्वीन। सेकंड क्वीन ही होगी। क्वीन क्या करती है बताइए। क्वीन अगर आप देखो, वही फेरी टेल्स का देखो या वैसे देख लो आप, रानियां क्या होती थी, राजा को सही गाइड करती थी। कहीं पे उनकी मिनिस्ट्री का कुछ चल रहा है, सब डिस्कशन चल रहा है, धीरे से एक मैसेज भिजवाती थी राजा को, चुपके से बताती थी आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, असिस्ट करती थी ना। या पहले लड़ाइयां बहुत होती थी तो राजा तो लड़ाई पर चले गए, पीछे से रानी ही तो संभालती थी। यस और नो। यस। तो रानी आप असिस्टेंट कह सकते हैं, सहायिका कह सकते हैं। और रानी का काम क्या था, वेलफेयर देखना। जब कोई भी प्रजा में कुछ भी चीजें होती थी, भाई राजा तो नहीं सुनेंगे, रानी माँ के पास जाता है। रानी माँ कहा जाता था, क्यों कहा जाता था रानी माँ, क्यों, माँ क्या होती है, माँ का स्वरूप केयरिंग होता है, लविंग होता है, इमोशनल होता है। बस जरा सा रो दिए, माँ हमारे घर में पैसा नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, माँ जी क्या हुई, चलो भाई इनके लिए कुछ जो भी नीडफुल हो सकता है वो कर दिया जाए। तो रानी का जो एक रूप होता था, कैसा होता था, केयरिंग, लविंग, लोगों का कल्याण करना। गई है मंदिर गई है तो लोगों को भीख दे रही है या उनकी हेल्प कर रही है,
लेकिन साथ में रानी कैसी होती थी, इंट्यूटिव होती थी, वो समझ जाती थी कि ये राजा के साथ या किसी और के साथ सिर्फ क्या कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, या सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं, या डिप्लोमेटिक भी तो होती थी, तभी तो वो राजनीति समझती थी, रणनीति समझाती थी कि राजा वहां पर गए हैं तो अभी हमें इस तरह से क्या रणनीति संभालनी चाहिए। आपकी कोई सी भी वॉर देख लो, उसके पीछे कहीं ना कहीं रानियों का रोल तो रहा ही है, और बहुत ही ग्रेसफुल होती थी, और पावर की तो कमी नहीं होती थी उनके पास, है ना। तो जो क्वीन है, शी इज वेरी पावरफुल, वेरी ग्रेसफुल, क्रिएटिव भी होती है, एक ऑरा होता है। इंडियन क्वींस को भी ये दिया जाता, जैसे झांसी की रानी थी, बिल्कुल, उनको तो हाँ, पूरा शस्त्र ज्ञान भी था। बिल्कुल, तो वही ना, वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी पावरफुल, एक बच्चे को भी संभाल रही हैं, और कहाँ पर रणनीति की जरूरत है, कहाँ पे पावर अथॉरिटी दिखाने की जरूरत है, और राजा नहीं है तो राजा के बदले में अब आज हम संभालेंगे। कितनी बार होता था राजा युद्ध में शहीद हो जाते थे, तो राजा का काम रानी तो संभालती थी, जब तक कि जो भी उसका उत्तराधिकारी होता था वो उस लायक नहीं हो जाता था। तो ये काम एक रानी ही तो कर सकती है, जिसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हो। चलिए, अब थर्ड पोजीशन किसकी होगी, कोई भी आप सोच लीजिए, राज दरबार सोच लीजिए, राजा रानी कोई भी काम करते थे, हमारे कुलगुरु, हर उसमें कुलगुरु होते थे जो मार्गदर्शन देते थे, राजगुरु होते थे कि ये इस राजकुल के गुरु हैं, यानी एडवाइजर। गुरु का काम क्या होता है, एडवाइस करना होता है कि आप अभी ये काम कीजिए, ये ऐसे कीजिए, वो वैसे कीजिए, गुरु जी ये समस्या है, समझ नहीं आ रहा है। चाहे रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, गुरु वशिष्ठ के पास गए, गुरु जी मेरे मन में इच्छा हुई है, आप बताइए करना है कि नहीं करना है। तो गुरु का काम क्या होता है, एडवाइजर। एडवाइस कौन कर सकता है, जिसके पास नॉलेज हो, विजडम हो, एथिक्स को जो फॉलो करता हो। एक गुरु हमेशा सही एथिक्स को फॉलो करता है ना, सही नियम से चलना, सही कायदे कानून को मानना, और सही तरीके से लाइफ को जीना। और एजुकेशन, गुरु का काम तो ज्ञान देना ही होता है, और स्पिरिचुअल भी होता है। तो ये थर्ड पोजीशन पर कौन आया है किसी भी किंगडम में, एक गुरु। उसके बाद हर किंगडम में राजा के साथ हर कोई सहमत होगा ऐसा नहीं। एक होता है रॉबिन हुड, ये वेस्टर्न कल्चर में रॉबिन हुड कहा जाता है, लेकिन अपने इंडिया में आप कुछ भी कह सकते हो, या कुछ अपने यहाँ जाकर कुछ साल पहले जाएं तो कुछ डकैत भी हुए थे। हर डकैत सिर्फ दुनिया को या लोगों को परेशान करने के लिए नहीं पैदा हुए, उनको जस्टिस नहीं मिला, या उनको लगा कि ये राजा ठीक नहीं है या ये सिस्टम ठीक नहीं है, तो मैं इस चीज के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, मैं इनको न्याय दिलवाऊंगा। तो रिबेलियस होना, किसी के लिए रिबेलियस क्यों होना, किसी को जस्टिस नहीं मिला, या मेरा अपना कानून, हम नहीं मानते आपकी बात। तो हर राजा तो अच्छा नहीं रहा होगा, बहुत से राजा परेशान करने वाले भी नहीं रहे होंगे। तो जिसने उसकी अगेंस्ट आवाज उठाई, या हम लोगों ने भी ब्रिटिशर्स की अगेंस्ट कब आवाज उठाई होगी, कब रिबेल किया होगा, कोई ना कोई रॉबिन हुड रहा होगा। हम तो नहीं मानते ब्रिटिशर्स की बात। वो रिबेलियस होना, आउटलॉ करना कि जो आपका नियम चल रहा है हम उसको नहीं मानते, हमारा अपना स्टाइल है, सेल्फ स्टाइल। इसको आज के टाइम में टेक्नोलॉजी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी ने सारी ही चीजों को बदल दिया है, अलग डायमेंशंस दे दिए हैं। कुछ साल पहले तक हम ये सोच ही नहीं पाते थे। इनोवेशंस हैं या रिवोल्यूशंस लेकर आना, ये सब काम होता है रॉबिन हुड का। रॉबिन हुड समझ में आया आपका? अब हम आते हैं नंबर 5, नंबर 5th पोजीशन दी हुई है प्रिंस को। आप बोलोगी प्रिंस को तो मैम 3rd या 4th देनी चाहिए थी, प्रिंस को 5 क्यों दी? क्योंकि देखो रॉबिन हुड कैसा है, जो राजा से भी लड़ जाता है। रॉबिन हुड किसी से नहीं डर सकता, किसी भी तरह का रॉबिन हुड होगा, राजा से लड़ेगा, तो इसलिए इसको 4th पोजीशन दी गई। प्रिंस तो वैसे भी बच्चा है, युवराज है, नटखट है, आज तो यहाँ घूम रहा है, कहीं वहां घूम रहा है। मूवीज की तरह से सोचो आप, या हिस्ट्री देखो, युवराज का काम ही क्या होता था, सब लोग पैम्पर कर रहे होते थे कि भाई ये युवराज है। इंटेलिजेंट तो हो गए, क्योंकि भाई वो लीगेसी लेके आ रहे हैं, फादर इतने बड़े राजा हैं, तो कुछ ना कुछ गुण तो आएंगे, तो इंटेलिजेंट तो होंगे। बट ही इज वेरी क्यूरियस, कहाँ क्या हो रहा है, बातें करने में बहुत माहिर होते हैं, एक्सप्लोरर। आज चलो हम वहां चलेंगे, शिकार पर चलेंगे, मस्ती करेंगे, तो फन लविंग भी है, एडवेंचरस भी है,
कम्युनिकेटिव भी होता है, ये राजा, ये युवराज होता है जो थोड़ा नटखट होता है। युवराज गए और थोड़ा सा क्या है, इमेच्योर भी तो है, थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी तो आ जाती है। पापा के अंदर तो, जो राजा है उनके अंदर तो क्या है, गंभीरता है, मैच्योरिटी है। लेकिन युवराज ने तो सोचा नहीं, अच्छा हम तो यहाँ के पापा हमारे वो हैं, तो चलो ये काम कर लो या ऐसे कर दो। वो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। मैम ये युवराज को हम फन लविंग भी मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फन लविंग, देखिए लिखा हुआ है ना, फन लविंग तो है ही। शिकार पे गए हैं, आज हमारे लिए म्यूजिक चलना चाहिए, जैसे पहले होता था कि भाई आज हमारा, क्योंकि पहले के टाइम में मूवीज वगैरह तो होती नहीं थी, तो मनोरंजन के साधन जो भी होते थे, डांस वगैरह, कि आज वो किया जाए, या शिकार पे चलते हैं, या हम मस्ती करते हैं। मस्ती मस्ती में कुछ कई बार गड़बड़ हो जाता था, वो सारी चीजें। अब आते हैं नंबर 6। नंबर 6 पर आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। किसी भी राज्य में फाइनेंस मिनिस्टर जरूर होता है। अब हमारे यहाँ भी तो होता है ना, हम लोग वेट करते हैं ना कि जब हमारा बजट आएगा तो फाइनेंस मिनिस्टर ही तो अप्रूव करता है किस किस डिपार्टमेंट को कितना कितना पैसा मिलेगा, किस सिटी को ब्यूटीफाई करने के लिए। क्योंकि आजकल आप देखो हर जगह ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, आज ही नहीं पहले भी तो होता था। चाहे आप खुदाई में देखो, कितने सारे सिटीज की जब खुदाई हुई है तो हम उस सिस्टम को समझते हैं कि वाओ, इस टाइम पर इतनी सुंदर चीजें बनती थी। तो ये कहाँ से होता है? फाइनेंस मिनिस्टर ही ने तो देखना होता है कि भाई राज्य का खर्चा, राजमहल का खर्चा, जितने भी लोग हैं उनकी तनख्वाह, या और खर्चे, हथियारों के ऊपर खर्चा कहाँ से आएगा, वो सब करके फिर कि अपने शहर को या अपनी किंगडम को ब्यूटीफाई भी तो करना है। चाहे जैसे कि कहानी में पढ़ते हैं कि भाई प्याऊ लगवाना, कुएं खुदवाना, पहले ये सारी चीजें होती थी, ये सब भी तो फाइनेंस मिनिस्टर ही देखते थे। या पार्क बनवा देना, आजकल हम किसी भी सिटी से निकल जाए, वाओ कितना ब्यूटीफाई हो गया। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है पैसे को सही डायरेक्शन में यूज करना, रोक के नहीं रखना उसका यूसेस। या इसको दूसरा नाम भी दिया गया है क्वीन ऑफ ब्यूटी। नंबर 6 को, यहाँ पर ये दो नाम है, ये थोड़ा सा आपको लगेगा लेकिन याद हो जाएगा, और कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। इस नंबर 6 पोजीशन पर क्वीन ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर भी है, जिसके अंदर इतनी विजडम है कि वेल्थ को कैसे यूज करना है, बहुत सारा वेल्थ है। लग्जरी होती है ये सब। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ब्यूटिफिकेशन किया कि सुंदर सा पार्क है जगह जगह पे, अभी जैसे क्या किया गया, जयपुर में हवा महल के सामने मिस्टिक फेंस लगा दिए गए। तो ये किसी न किसी का आइडिया था कि भाई जो टूरिस्ट आए उनको गर्मी ना महसूस हो, एंड टूरिस्ट वर एंजॉयिंग। तो एक तरह से फन के साथ उन्होंने लग्जरी को भी उसमें कर दिया। तो ये सब प्लानिंग होती है प्रॉस्पेरिटी के लिए, किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को, किसी भी सिटी को प्रॉस्पर बनाना है, उसकी प्लानिंग। आर्टिस्टिक माइंड होता है, चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, और बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। कि रिलेशनशिप कैसी है, फाइनेंस मिनिस्टर ही सबके साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाकर रखेगा, तभी वो सबको अच्छा पैसा मिलेगा, रिश्ते आपके कैसे रहेंगे, आपकी लाइफ में लव कैसा आएगा, ये सब फाइनेंस मिनिस्टर या क्वीन ऑफ ब्यूटी के हाथ में होता है। यानी नंबर कौन सा, पोजीशन कौन सी है, 6 पोजीशन। अब आते हैं, हर राज्य में एक तपस्वी भी होंगे। अब हमारे कुंभ के मेले में इतने सारे तपस्वी कहाँ कहाँ से आ गए, वैसे दिखते हैं उतने नहीं दिखते, लेकिन कोई हिमालय में तपस्या कर रहा है, नागा साधु या कोई सारे हैं, अकेले में तपस्या करते हैं। साधु लोग जो होंगे ना, वो स्पिरिचुअल हैं, तपस्वी, तपस्या करनी है। अगर सिटी में या पब्लिक में तपस्या करेंगे तो उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। तो शांत जगह पे जाना है, आइसोलेटेड होते हैं या थोड़े डिप्रेस्ड होते हैं। हमें नहीं चाहिए शहर का सुख दुख, चकाचौंध, एसी वेसी कुछ नहीं चाहिए, मूवीज नहीं चाहिए, हमें तो बस साधना करनी है। तो थोड़े से अकेले रहना या डिप्रेस्ड होना। मिस्टीरियस होते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, इंट्यूटिव बहुत होते हैं, इंट्यूशंस आते हैं, डीप थिंकर, सोचे हैं, सोच में बैठे हुए हैं, पेड़ को देख के या कुछ क्या सोच रहे हैं ये वही जानते हैं। यानी रिसर्च भी बहुत अच्छी करते हैं ये। तो साधु या तपस्वी कह सकते हो या सेंट कह सकते हो, उनको 7th पोजीशन दी गई। उसके बाद आते हैं जज। अब साम्राज्य चलाना है तो जज का होना तो सही है, जो कानून व्यवस्था बनाएगा, लॉ एंड ऑर्डर। तो जज को हम क्या कहते हैं, न्यायाधीश कहा जाता है हिंदी में। लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस को फॉलो करवाना, कैसे जस्टिस फॉलो होगा उसके लिए कुछ आपके फॉर्मेट बनाना,
क्योंकि बहुत सारी जगह पे कुछ काम करना अपराध है, क्राइम है, और कुछ जगह पे वो क्राइम ही नहीं है। तो वो फॉर्मुलेट करना किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, चाहे वो आपकी ट्रैफिक पुलिस है या कोई और है, सिटी में है या स्कूल में है। हार्ड वर्क, मेहनत सबसे ज्यादा करवाते हैं, क्योंकि जज तो ऐसे है नहीं भैया, आपको 100 रुपए की अगर तनख्वाह मिली है तो 100 रुपए का काम करो तब तनख्वाह मिलेगी 100 रुपए। यही नहीं कि आपको 100 रुपए चाहिए लेकिन आपने काम तो किया ही नहीं। तो हार्ड वर्क एंड ऑनेस्ट, ये कोई भी न्यायाधीश होगा, कोई भी जज होगा, उसकी यही क्वालिटीज होती हैं। किसी भी साम्राज्य में एक न्यायाधीश होते थे जिनको 8 नंबर की पोजीशन दी गई, और उनके सामने तो राजा भी कुछ नहीं कर सकते। कहा जाता है कि हाँ भाई, प्राइम मिनिस्टर के साथ या प्रेसिडेंट को आप एक अपील भेज दो, लास्ट आपकी वो है, वो शायद आपको फॉरगिव कर दें। लेकिन यहाँ जस्टिस, जो भी जज ने, उनकी बेंच ने जो भी ऑर्डर दे दिया, उसके ऊपर तो कोई होता ही नहीं है। तो 8 नंबर जो कि सबके जस्टिस का ध्यान रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का। अब 9 नंबर, लास्ट नंबर है 9 नंबर, जिसको कहा जाता है कमांडर। हर साम्राज्य में एक सेना होगी, आर्मी होगी। क्यों होगी भाई? प्रोटेक्शन के लिए होगी। राजा है, हमारी बाउंड्रीज होती हैं, उन्हें हमें सेफ रखना है, सेफ गार्ड करना है, सिक्योरिटी का ध्यान रखना है हमने। क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, ये तो हम देख रहे हैं, प्रकृति का नियम है कि हर कंट्री किसी ना किसी कंट्री से कुछ ना कुछ चाहता है, तो अपनी हमें बाउंड्रीज सेफ करनी है। तो कमांडर कैसा चाहिए या जनरल कैसा चाहिए, अगर आज की भाषा में करें, या पुरानी भाषा में सेनापति, जो अपनी आर्मी को लीड कर सके, जो उनमें जोश दे सके, चलो आज हम कल ये किला फतेह करके रहेंगे, और बस जोश आ गया, है ना। यही आपका लीडर अगर कमजोर है, क्या आपकी सेना जीत पाएगी? तो कहा जाता है ना, जैसे चाहे छत्रपति शिवाजी रहे हो, महाराणा प्रताप रहे हो, वो राजा होते हुए भी उन्होंने सेना का खुद नेतृत्व किया, सेनापति बने। क्यों? क्योंकि जब वो उन्होंने जोश दिलाया अपनी सेना को, तभी तो उनकी सेना जीती। या आज के टाइम में आर्मी की बात कर लें, या आप जनरल मानेकशॉ, सभी ने मूवी देखी होगी इसलिए वो नाम ले लेती हूँ। किस तरह से वो अपनी आर्मी को मोटिवेट करते थे, देखा था आपने कैसे डायलॉग होते थे। तो बहुत बड़ा लीडर होना, बाहुबली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बाहुबली। तो एक लीडर के साथ साथ प्लानर भी है, कैसे कहाँ से रणनीति बनेगी, आधी सेना यहाँ जाएगी या 4 भागों में डिवाइड होगी, दैट प्लानिंग गार्ड करना। तो आपको पता है करेज से तो भरपूर होंगे वो। चलो रात में चुपचाप अटैक करते हैं हम, ब्रेवरी है ही इनका, सैक्रिफाइस, जब जरूरत पड़ी तो बलिदान भी कर दिया, है ना, हंसते हंसते। ये सब 9 नंबर यानी कमांडर की क्वालिटीज होती हैं। एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। हाँ पूछिए। कि आपने बोला ना रॉबिन हुड को 4 नंबर पे लिया है क्योंकि प्रिंस से वो आगे है, बिकॉज ही इज रिबेलियस ही है। पर जब जज हमारे किंग को एडवाइस करता है तो जज को पहले क्यों नहीं लिया? इसके पीछे देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये एक स्टोरी है। ये अच्छा। इसलिए बनी है कि हम नंबर्स को समझ सकें। यहाँ हम ये डिस्क्राइब नहीं करने आए किसी किंगडम की फंक्शनिंग को, एक स्टोरी से हम नंबर्स को समझने आए हैं, है ना। है। और वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा अथॉरिटी उसमें है कि वो राजा के अगेंस्ट लड़ जाएगा। अगर आप रॉबिन हुड की बात करो, राजा से लड़ने के लिए आ जाएगा, राजा को मार भी देगा, वो राजा के सामने खड़ा है। और बहुत सारे राजा रॉबिन हुड को रखते भी थे अपना काम कराने के लिए, कि भाई मैं इस तरह से काम नहीं करा लेकिन ये रॉबिन हुड है। या रॉबिन हुड का नाम नहीं दे तो आप आज की भाषा में बोल लीजिए कि बहुत सारे कुछ गैंगस्टर्स होते हैं या कुछ होते हैं, चाहे आज के टाइम में बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ इन लोगों को रखते हैं कि भाई मेरा काम बन जाए, उस टाइम तक के लिए तुम मेरे साथ ठीक हो, नहीं तो फिर तुम अलग रहोगे। ये चीज जो मैंने आपको बताई, आपको आगे की क्लास में आप इसे कोरिलेट करोगे तो आप समझोगे कि ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है। इसलिए उसको 4 नंबर आप समझ सकते हो कि इसलिए दिया गया। अब हमने 9 के 9 नंबर को समझ लिया कि 9 के 9 नंबर क्या है, हमें तो नंबर समझने हैं। ये 9 नंबर से अब आप कितने लोग होंगे, सबकी डेट ऑफ बर्थ है, कुछ ना कुछ है। नंबर 1 की हम बात करें, नंबर 1 प्लेनेट, क्योंकि 9 प्लेनेट है, 9 ग्रह हम सबने सुने हैं, 9 ग्रह हैं। सूर्य को जल देते हैं, सब कोई मानते हैं, सूरज दिखता भी है हमको, सबसे बड़ा जो विजिबल है तो सन है। तो सन यानी नंबर 1। अब नंबर 1 कौन है? राजा। क्वालिटीज याद हो गई आपको राजा से?
मेरा Yes, ऑब्जेक्टिव ये okay. स्टोरी सुनाने का था कि आपको वो क्वालिटीज याद हो जाए। तो नंबर 1 प्लेनेट में कौन है? सन। और नंबर 1 के अंदर क्वालिटीज क्या होंगी? लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, इंडिपेंडेंट, मुझे अपना काम करना है, कॉन्फिडेंट होगा, करेजियस होगा, ऑथोरिटी होगी, डिसीजन मेकिंग पावर होगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब नंबर 2 मून। मून कौन है? क्वीन, हमें याद है। तो नंबर 2 यानी मून की क्वालिटीज क्या है? केयरिंग, इंट्यूटिव, इमोशनल। अब ये सब चीजें मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आप सब जिस भी डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हो, वो नंबर की क्वालिटीज आपके अंदर ये वाली होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बोर्न ऑन 7 जुलाई, तो मेरे अंदर किसकी क्वालिटीज होंगी? यहाँ पर आप बताइए, आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 7, एक नंबर लिखा है, उसके सामने कौन सा प्लेनेट लिखा है? स्पिरिचुअल, एनालिटिकल, रिसर्च ओरिएंटेड। केतु मैम। जी, केतु लिखा हुआ है और उसकी क्वालिटीज ये हैं। तो मेरी पर्सनैलिटी एक केतु वाली होगी। केतु कौन था? याद करो, केतु कौन था? जिसका सिर नहीं है। ये, हाँ बिल्कुल। और Saint. केतु का नंबर यानी सेंट थे। सेंट से अब हमें याद हो गया, हम्म। केतु इज सेंट। सेंट मैम कैसा? सॉरी हाँ जी, हाँ प्लीज। मैम, ये डेट ऑफ बर्थ आपने बताया से तो ये मैम सिर्फ आज जो हमारा डेट है वही होगा कि बस हमारा मंथ? नहीं नहीं, अभी हम और कुछ बात नहीं कर रहे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। पहले सिर्फ अच्छा, जिस डेट में बॉर्न हुए हैं, मींस मंथ का कौन से दिन, जुलाई के महीने में 7वें दिन यानी 7 जुलाई को मैं बॉर्न हुई। आप किस डेट में बॉर्न हुए हैं बताएंगे? मैम अक्टूबर, 15 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। तो बस हमें फर्स्ट 15th 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 की बात करनी है। हमें अक्टूबर महीना तो हमने देखना ही नहीं, 15 की बात करनी अच्छा, है ना। ठीक अभी है। सिर्फ हम डे बात कर रहे हैं जिस डे में हम बॉर्न हुए। तो इस तरह से आपको Okay. क्वालिटीज आप सब अपनी कोरिलेट करेंगे। हम सभी से पूछेंगे अभी किसके अंदर क्या क्वालिटीज है ना। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। अभी आप 15 है, तो 15 को हम सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। 15 को सिंगल डिजिट पर कैसे लाए? 1 + 5 = 6। 6. तो 6 यानी 6 से कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, क्वीन ऑफ व्हाट? ब्यूटी, वही दिया था, यानी वीनस प्लैनेट। अब क्वीन ऑफ ब्यूटी या फाइनेंस मिनिस्टर कैसा है? लविंग है, रेस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, भाई घर को संभालना है या पूरे सिटी को संभालना है, उसकी प्लानिंग देखनी है, उसके लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है, आर्टिस्टिक होगा नेचर में। तो इस तरह की कुछ क्वालिटीज आपके अंदर जरूर होंगी। हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। लाइकिंग, मेरी अपनी पर्सनैलिटी 7 नंबर की तरह होंगी, सेंट वाली होंगी, आपकी 6 की होगी। इसी तरह जुपिटर, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में जो डे है, आप बॉर्न हुए 3 किससे आ सकता है? नंबर 3 से, या 12 से। 12 को भी जब आप ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, या 21 या 30। 30 से भी 30 से 3 हो गया। तो जो भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में डे है 3 से आता है, वो कैसे होंगे? जुपिटर जैसे होंगे, गुरु जैसे ज्ञान देना। अब हमारे जरूरी नहीं है कि वो गुरु ही बन जाएंगे, लेकिन ज्ञान तो देते होंगे, एडवाइस तो करते होंगे, गुरु की तरह क्रिएटिव तो होंगे। एक हो सकता है टीचर भी हो, या उनके अंदर हम सुनते होंगे लोग उनकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, गुरु की सुनते हैं। देखा आपने ये स्टोरी सुन के अपने आप कैसे कोरिलेट कर लिया। अब सिर्फ यहाँ पे मैंने 3 क्वालिटीज लिखी हैं, क्या सिर्फ एक नंबर के अंदर 3 ही क्वालिटीज होंगी? नहीं, हजारों होंगी। लेकिन अब हमने उस पर्सनैलिटी को समझ लिया। अब उस पर्सनैलिटी में बहुत सारी क्वालिटीज होती है। गुरु में ईगो भी तो होती है, मैं ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं है, मैं ही तो गुरु हूँ, तुम कैसे बोल सकते हो मेरे सामने। तो ये भी तो चीज है। अब नंबर 4, अब यहाँ पे कोई है नंबर 4 वाला? कोई है जो नंबर 4 को पैदा हुआ है? 4 यानी 4th को, 13th को, या 22nd को और 31st को, इनका टोटल 5 आएगा। अगर जो भी 4 को पैदा होगा या आपके आसपास होगा, कोई फ्रेंड होगा, कुछ भी होगा, वो कैसे होंगे? प्रैक्टिकल होंगे, थोड़े से रिबेलियस होंगे। आज कैसे बोल दिया मेरे को, रॉबिन हुड है, रिबेलियस तो होगा ही, अपना सिस्टम चलाना है, मैं तो नहीं मानती। आप मम्मी आप करती होगी, हम नहीं मानते। मेरे को पहले समझाओ ये क्यों होता है। ऐसे नहीं आंख बंद करके मैंने ये सिस्टम मान लेना, कुछ भी हो सकता है ना।
ये रिबेलियस नेचर किसकी होगी? जिसका नंबर 4 होगा। देखिए वो डिसिप्लिन भी होते हैं, सिस्टमैटिक भी होते हैं, इनोवेशन भी तो करते हैं, टेक्नोलॉजी में भी तो इंटरेस्ट होगा। इस तरह से हमें बस पर्सनैलिटी याद रखनी है। अपने आप हमारे दिमाग में वो नंबर देखते ही ना आपके दिमाग में पर्सनैलिटी एकदम से पॉपअप होगी और आप उसके बारे में बोल देंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग मरकरी की। अब जिसका मरकरी वाले नंबर कौन होंगे? नंबर 5 या 14 या 23। 31 के बाद तो आता ही नहीं है। तो ये अब ये लोग कैसे होंगे? स्मार्ट भी होंगे, है ना, कॉन्फिडेंट, क्योंकि प्रिंस स्मार्ट होगा, सुंदरता की बात नहीं हो रही। प्रिंस हमेशा स्मार्टली रहता है, कम्युनिकेटिव होगा, एडवेंचरस होगा, घूमने फिरने का शौक होगा, क्योंकि प्रिंस को तो घूमने का शौक होता था। ट्रैवलर हो सकता है, एडवेंचरस हो सकता है, थोड़ा सा रिस्क टेकर भी हो सकता है। इसी तरह वीनस की बात कर ली हमने, यानी नंबर 6 की, नंबर 7 की भी बात कर ली। बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 कैसा है? न्यायाधीश है। क्या करेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। लोग नंबर 8 यानी सैटर्न से डरते हैं। सबके दिमाग में भाई सैटर्न की रेमेडी करो, सैटर्न की 7.5 चल रही है, सैटर्न की ढैया चल रही है, महादशा चल रही है, जिंदगी बेकार है। कहाँ जिंदगी बेकार है? सैटर्न से अच्छा तो कोई है ही नहीं। न्यायाधीश है, जस्टिस को फॉलो करो ना, आप न्याय करो। अब जस्टिस को फॉलो क्या हर कोई जज बन जाएगा? नहीं। अपने डेली लाइफ में, अपने एनवायरमेंट में आप हर चीज जस्टिस के हिसाब से करो। जिसका जो बनता है वो करना है, न्याय करना है। ये नहीं किसी की तनख्वाह रख ली, किसी को कम पैसे दे दिए, बार्गेनिंग कर ली। न्याय तो न्याय है, हर चीज में न्याय हो सकता है। हार्ड वर्क करना है, पेशेंट रहना है आपको, डिटरमाइंड रहना है, मेहनत से लगे रहना है, आपको रिजल्ट मिलेगा। सैटर्न तो आपको बहुत घर भी दे देते हैं, सैटर्न ही आपको अच्छी नौकरी देते हैं। सैटर्न को अच्छा रखना है, यानी न्यायाधीश, यानी कि हम सैटर्न से डिलेज भी तो कनेक्ट करते हैं ना कि अब मेहनत करेंगे तो भाई डिले तो होगा ही। शॉर्टकट तो नहीं अपनाना है, शॉर्टकट नहीं करना है ना, तो हार्डवर्क तो लगेगा ही लगेगा, बस थोड़ा सा वो है। और तभी तो कहा जाता है मेहनत का फल मीठा होता है। अब बात करते हैं नंबर 9 अलग। अब पता नहीं नंबर 9 यहाँ पर कौन कौन है। नंबर 9 किससे मिलेगा? 9 से मिलेगा, 18 से मिलेगा या 27 से मिलेगा। अब नंबर 9 वाले कैसे होंगे? करेजियस होंगे, एनर्जी से भरपूर। एक कमांडर ऐसे ही तो है, रात में खबर मिली चलो अटैक करना है, चल देते हैं। या आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है वो ऐसे थोड़ी ना कि जिस दिन वॉर होगी तभी वो, बाकी ऐसे नहीं। उनको तो प्रैक्टिस भी कराई जाती है ना। रात में 3 बजे सारे सबका फॉलन है, आ जाइए सब लोग, या अभी वहां जाना है। तो दे आर वेरी एनर्जेटिक, फाइटर है। अदर देन दैट ह्यूमैनिटेरियन है। आर्मी या सेना सिर्फ लड़ने के लिए जाती है? नहीं, लोगों की भलाई के लिए भी तो जाती है। कितनी जगह पे आर्मी को बुलाया जाता है ना। वहां पर बाढ़ आ गई, वहां पर लोग फंस गए, यहाँ पर आग लग गई। इवन अभी तो पेपर्स तक के लिए एग्जाम भी कंडक्ट कराने के लिए आर्मी और एयरफोर्स का यूज हो रहा है ना। तो दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड ह्यूमैनिटेरियन। तो इस तरह से हमने समझा। अब हमारी सिर्फ दिमाग में वो पर्सनैलिटी हम भूलेंगे नहीं। जो सामने बंदा है हमारे, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको देखकर हम समझ जाते हैं और उसके बारे में हम बोलना शुरू कर देते हैं। आप शुरू कर सकते हो आज से। आप मुझसे बोलेंगे अच्छा आपको इतना सब कुछ कैसे मालूम मेरे बारे में? डेट ऑफ बर्थ है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी ही होनी है। अमेजिंग, इंटरेस्टिंग लगा? चलिए एक डेट ऑफ बर्थ मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे ये भी लिख दिया है, 11 अक्टूबर है। किसकी है नहीं बताया। तो 11 से क्या डेट ऑफ बर्थ नंबर बना इनका? नंबर 2। अब नंबर 2 कौन है? क्वीन है। क्वीन कैसी है? इमोशनल डेप्थ होती है, शांत रानी कैसी मुद्रा होती है, कैसी एकदम शांत, है ना। काम, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, केयरिंग, वेरी क्रिएटिव ऑल्सो, है ना। क्रिएटिव भी तो होती है, एक्सप्रेसिव, थोड़ी सी सेंसिटिव भी होती है। रानी माँ अगर नाराज भी होगी थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, सुनती है सबकी, गुड लिसनर होती हैं, इंट्यूशन पावर बहुत होती है, इमोशनली लोगों से जुड़ती है। ये एक किसी इंसान में ये चीजें। अब नंबर 2 हम क्वीन की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई भी दुनिया में नंबर 2 वाले लोग मेल नहीं होंगे? नंबर 2 वाले मेल भी तो होंगे, जो 11th को या 2nd को पैदा हुए होंगे, या फिर किसको 20th को पैदा हुए होंगे। तो उन सब के अंदर लेडीज में तो क्वालिटीज होती ही होती है जनरली, है ना, क्योंकि फीमेल और फीमेल को हम अलग अलग अगर रखें पर्सनैलिटी वाइज तो ये इनबॉर्न थोड़ी सी क्वालिटीज होती है। लेकिन कोई कोई फीमेल मैनली बिहेव करती है, बहुत बोल्ड होती है, तो
पापा मम्मी बोलते हैं ये हमारी लड़की नहीं है, तुम्हारा लड़का ही है, टॉम बॉय की तरह रहती है ना, टॉम बॉय में। लेकिन उसी तरह से एक मेल इंसान, मेल पर्सन भी तो एक फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है, काम हो सकता है, केयरिंग हो सकता है लोगों के लिए, यस और नो? यस। तो ये क्वालिटीज एक इंसान के अंदर है, जो कि मेन फेमस पर्सनालिटीज में आपके सामने लेके आने वाली हूँ, उसकी ये क्वालिटीज है। अब मैं आपके सामने, आप लोग वैसे तो भी गैस नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोगों ने अभी तक इतना न्यूमरोलॉजी में आए नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी अगर मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए किसका है ये? अमिताभ बच्चन का। हाँ जी, तो अमिताभ बच्चन एक्सप्रेसिव कैसे हैं, है ना, गुड कम्युनिकेटर, बहुत प्यार से अपनी बातें करते हैं, गंभीरता से सुनते हैं, चाहे आप उनको केबीसी में सुनिए, कैसी ग्रेसफुल उनकी पर्सनैलिटी है। आज भी उनके अंदर उतना अहम नहीं है ईगो, थोड़ी ईगो तो होगी क्वीन की, लेकिन पब्लिक में या वैसे आप देखें डाउन टू अर्थ, उनकी आंखें, उनका फेस, उनकी ग्रेस, उनकी बातें, उनकी एक्टिंग, जो कि क्रिएटिविटी है, ये सारी की सारी है। उनकी बातों में जो डेप्थ दिखती है आपको, चार्मिंग पर्सनालिटी। यस। चलिए अभी एक और डेट ऑफ बर्थ देखते हैं हम। ये है 24 अप्रैल, बर्थ नंबर है 6 हो गया, 24 को जब ने 2 + 4 को ऐड किया तो ये हो गया 6। अब 6 कौन है? याद कीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर या क्वीन ऑफ ब्यूटी। फाइनेंस मिनिस्टर भी हमें याद रखना है, क्वीन ऑफ ब्यूटी भी याद रखना है। क्या है? प्लानिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले तो रेस्पॉन्सिबल होकर काम करना, बैलेंस, सबको बराबर देना है। ये नहीं कि मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो सबसे ज्यादा फंड दे दिया और हेल्थ डिपार्टमेंट को मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया। बैलेंस, हम्बल, बहुत ज्यादा हम्बल होना, डिसिप्लिन होना, केयरिंग नेचर यहाँ पर भी होती है, क्वीन ऑफ ब्यूटी केयरिंग भी होती है, रेस्पेक्टफुल होते हैं लोग, ये लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं और इनको भी रेस्पेक्ट मिलती है। एंड ये परफेक्शन सीकर होते हैं। क्यों परफेक्शन सीकर? क्योंकि हमने बात करी सिटी का या घर का ब्यूटिफिकेशन करना। अब लेडीज घर को सजाती है ना, कोई भी लेडी बहुत अच्छे से घर को सजाती है, फाइनेंस मिनिस्टर ने घर हमारे सिटी को सजाने के लिए, उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, प्लानिंग के लिए, तो परफेक्शन के साथ चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे बिस्तर लगाया तो बिस्तर में सलवटें नहीं होनी चाहिए, फ्लावर्स हैं तो वो ठीक से रखे होने चाहिए, कर्टन है तो कर्टन ठीक से होने चाहिए कि ऐसे नहीं पड़े हों, वार्डरोब हो तो वार्डरोब में कपड़े ठीक से स्टैकिंग के साथ लगे हों, तो परफेक्शन। अब किसी की स्किल होंगी तो स्किल में तो परफेक्शन होगा ना, चाहे वो ड्राइंग होगी, चाहे वो कुकिंग होगी, या डॉक्टर ही होगा, उसमें परफेक्शन ही होगा। इसको परफेक्शन जब तक नहीं आएगा, इसको सेटिस्फाई नहीं होगा ऐसा इंसान। एंड ऐसे इंसान हार्मनी में बिलीव करता है बहुत ज्यादा। ये पर्सनैलिटी, जो एट्रीब्यूट्स हैं, अब देखिए इस इंसान के अंदर है या नहीं। अगर डिसएग्री करते हो तो आप बताना। सचिन तेंदुलकर है ना, परफेक्शन के लिए काम किया, कभी भी हमने उनको बहुत अच्छा खेला, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, लेकिन कभी भी हमने उनको एंग्री प्लेयर की तरह से नहीं देखा होगा कहीं पर भी, है ना। हार्मनी क्रिएट करके रखना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने निभाना, परफेक्शन के साथ काम किया है, ग्रेसफुल रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें। और हम्बल कितने हैं, आज भी कितने हम्बल है, इतने सारे रिकॉर्ड, इतना सारा पैसा होते हुए भी। और इनकी फैमिली लाइफ देखो, उसमें भी कितनी हार्मनी है इनकी फैमिली लाइफ। तो हार्मनी कहाँ क्रिएट करेंगे? अपनी फैमिली के साथ करेंगे ना, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर, यानी कि 12 से बना बर्थ नंबर 3 किसका हो गया? गुरु का। अब गुरु हमारे दिमाग में आ गए। गुरु की पर्सनैलिटी कैसी होती है भाई? नॉलेज होगी, किसी को बहुत सारी उसके पास लर्निंग है, सब कुछ है, तो इसकी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी होगी कि नहीं होगी कि वाह इसको तो सब कुछ आता है। वाइस होगा, इंस्पायरिंग भी होगा, क्योंकि गुरु ही तो इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होगी, एक अच्छा मेंटर बनेगा लोगों के लिए, नेचुरली लोगों को गाइड करने वाला, कोई पूछे ना पूछे, कहीं पर भी कुछ भी बात चली, नेचुरली गाइड कर देगा, भाई तुम ऐसे कर लो, तुम्हें लाइफ में ये कर लेना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक होगा, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होगा, और रेस्पेक्ट तो मिलेगी ही मिलेगी। गुरु है, कितनी रेस्पेक्ट मिलेगी उसको। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जरूरी नहीं कि आप यही काम करोगे, क्योंकि गुरु है क्रिएटिव भी होगा, ये सारी चीजें होंगी उसमें। गुरु है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा,
तभी तो जाके 400 बच्चों के सामने या कहीं पर सेमिनार है या कहीं पे 5000 बच्चे हैं या 200 बच्चे, गुरु कॉन्फिडेंटली बोल सकता है। नॉलेज उसके अंदर, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल भी तो अच्छी हुई गुरु की। जो गुरु बोल ही नहीं पाता तो वो गुरु ही नहीं होगा। तो गुरु बोलेगा भी तो नहीं, जिसको लोग सुनेंगे, मंत्रमुग्ध होके सुनेंगे या ज्ञान की वजह से सुनेंगे, सुनेंगे तो है ही उसको। अब देखिए ये पर्सनैलिटी रजनीकांत रहे एक्टर हैं, लेकिन एक्टर के साथ साथ क्या है, आप साउथ में जाइए, पॉलिटिक्स में भी आए, कितनी इनको रेस्पेक्ट मिलती है। आप इनका सोशल वर्क सुनिए, कितना ज्यादा इन्होंने लोगों के लिए किया हुआ है। लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं, लोगों को ये नेचुरली गाइड करते हैं। इनके एक्सप्रेशंस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल कमाल की है, ये सब गुरु की तो है। कितने लोगों के मेंटर बने हुए हैं, देखिएगा आप लोग इनकी पर्सनैलिटी खोलकर। यू एग्री विद रजनीकांत? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए अब एक और पर्सनैलिटी, 17 सितंबर, न्यायाधीश जो हम लोग बात कर रहे थे, है ना, 8 नंबर है। अब ये इंसान कैसा होगा? हार्ड वर्क, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन चाहिए मुझे, डिटरमाइंड, जो ठान लिया वो ठान लिया करना है, अब तो कुछ भी हो जाए। पेशेंस भी बहुत होता है, गोल ओरिएंटेड, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को करना, स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी तभी तो इंसान हार्ड वर्क करेगा, तभी तो डिटरमाइंड रहेगा, तभी डिसिप्लिन रहेगा। अब डिसिप्लिन क्या है? आपने फास्ट रखना है, वो भी तो एक डिसिप्लिन है कि भाई अब मुझे कुछ खाना नहीं है। डिटर्मिनेशन भी तो वही देगा कि फास्ट में आपको 2 टाइम खाना खाना है, 1 टाइम खाना खाना है, या आज निर्जला एकादशी है तो मुझे 1 टाइम भी पानी नहीं पीना है। तो डिटर्मिनेशन और साथ में स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये यही तो देगा। अब जिस इंसान के अंदर ये सारी चीजें होंगी वो तो कुछ भी हासिल कर लेगा। हर कोई नहीं कर सकता, बट ये इंसान कर लेगा। और जो किसी भी चीज से घबराएगा नहीं, नेवर गिव्स अप। अभी नहीं हो रहा, चलो फिर से ट्राई करेंगे, दूसरी तरीके से ट्राई करेंगे। तो ये सारी क्वालिटीज के साथ अब मैं जिस पर्सनैलिटी को दिखा रही हूँ आप सब जानते हैं, बताइए। नरेंद्र मोदी। है ना, ठान लिया तो ठान लिया। अब उनका रूटीन सबने सुना होगा कि वो रात में कितना लेट सोते हैं, कितनी मीटिंग्स करते हैं, सुबह कितनी जल्दी उठते हैं, अपना योगा भी करते हैं, अपने खाने का भी ध्यान रखते हैं। और विल पावर तो उनकी स्ट्रॉन्ग है ही, डिटरमाइंड भी है। हार्ड वर्क से आप देखिएगा, हार्ड वर्क करा उन्होंने। सब लोगों ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, सभी लोग बोल रहे थे कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, जब भी तो इतना जाना पहचाना फेस ही नहीं था, तो चुपचाप हार्ड वर्क करते रहते थे। लोगों ने पिक्चर्स डाली कि ये देखो उनको रोज दे रहे थे, बुकेज दे रहे थे, ये कहाँ चाय पिलाते थे, चाय पिलाने वाला आज कहाँ पहुंच गया, है ना। हार्ड वर्क ही तो लेकर दे रहे इनको। स्लो मिला, जो टर्टल वाली स्टोरी है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वही है इनका। तो इन्होंने मेहनत इतनी की और इतनी सारी, अगर आप देखो हमारी कंट्री की जो रेपुटेशन बनी है, इकोनॉमी बढ़ी है, बहुत सारी जो चीजें हुई हैं वो सब कैसे हुई हैं, या हमने आर्मी के थ्रू जो 1-2 रिवेंज लिए, जो भी हमारे हम लोगों ने ऑपरेशंस किए, वो सबकी परमिशन कहाँ से मिली? यस मैम। फोकस, हाँ जी, डिलेड सक्सेस बट सस्टेनेबिलिटी है। एग्जैक्टली। देखा, अब ये कैसे पता चल गया? सारा का सारा हमें नंबर 8 न्यायाधीश याद रखा, बस उससे हमें पता चल। अब क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो बहुत बड़ी है ना, बहुत सारी चीजें भी होंगी, एक साथ हम सारी चीजें मिक्स करके नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो इनको मिली हैं नंबर 17 यानी नंबर 8 से मिली है। अभी हम इतना ही पढ़ रहे हैं, इतने से ही हमने, सिर्फ डे से ही हमने पता कर लिया इतना कुछ किसी के बारे में। तो बाकी सारा कुछ कितना डिकोड कर देगा किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में, है ना। एक ऑफ डेट ऑफ बर्थ 5 जून, सीधे 5 जून है ये, कोई 2 डिजिट वाली नहीं है। तो 5 जून कौन है? 5 क्या है? प्रिंस। राज, प्रिंस। प्रिंस कैसा होगा? एक तो बोल्ड होगा, शर्माएगा नहीं, कोई जल्दबाजी करना, जल्दी चाहिए, वो चाहिए। ट्रैवलर होगा, एडवेंचरस होगा, रिस्क टेकर होगा, जो मैंने आपको बताया था कि रिस्क ले लेता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होंगे उसके, और एक्टिव माइंड होता है। फियरलेस, मुझे डर नहीं है किसी का, उसको डर कभी नहीं होता। एडेप्टिव नेचर होता है, एक्शन में बिलीव रखते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, इस तरह के लोग। ठीक है, अब देखिए और आप बताइए।
एग्री? agree. हाँ जी। एक्शन ओरिएंटेड, फियरलेस, मुझे डर नहीं है एनकाउंटर। लोग डरते हैं अब यूपी में कि भाई हमारा एनकाउंटर हो जाएगा, है ना? मैम बुलडोजर। हाँ, बुलडोजर चल जाएगा। पहले एनकाउंटर था, अभी बुलडोजर चल जाएगा। तो लेकिन इस तरह से किस अपनी क्वालिटीज, जो प्रिंस वाली क्वालिटीज, हम ये नहीं कि ऐशो आराम कर रहे हैं। प्रिंस से हम लोग यही सोचेंगे कि भाई वो तो बस लग्जरी चाहिए और वो नाच गाना वाला चाहिए, वही नहीं, बहुत दूसरी भी तो चीजें है ना। और जब वो स्पीच देती है, जब वो बोलते हैं, अच्छे अच्छे लोग डरते हैं। कितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है इनकी, अपनी बात किस तरह से समझा देते हैं और कहाँ पहुंचना है, किस तरह पहुंचना है, फटाफट एक्शन लेते हैं। डिले करते हैं किसी भी चीज के ऊपर एक्शन लेने में? नहीं, एक्शन होता है। इस तरह से अब आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने ये बड़ी पर्सनैलिटीज आपको इसलिए दिखाई है सो दैट यू कैन कोरिलेट कि किसी की भी 5 नंबर का है, अब चाहे वो यंग है तो भी आप जल्दबाजी करते हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, एक्शन में बिलीव लेते हो, करते हो। कोई ओल्ड होगा तो आप बोलोगे इसी तरह से। ऐसे आपने इंसान को, कोई भी चीज हमें किसी के बारे में बोलनी है पर उस इंसान को देखकर बोलनी है, लेकिन एट्रीब्यूट्स हमारे उसके ही होंगे, है ना? Yes, अभी एक और 28 सितंबर मंथ की तो हम बात ही नहीं कर रहे। 28 से बर्थ नंबर बनता है 1 नंबर से 1 से भी बनेगा, 10 से भी मिलेगा, 19 से भी मिलेगा, 28 से मिलेगा। अब जो 1 है यानी कि किंग, तो किंग कैसा है? यानी सन, नेचुरल है, मेरा है, मैं जैसा किंग हूँ मैं वैसा हूँ, मैं किसी को कॉपी नहीं करता, मैं नेचुरल हूँ, मेरा नेचुरल टैलेंट है। लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, किसी चीज को लीड करेंगे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी, हर राजा की अपनी एक अलग सोच होती है। हाई सेल्फ रेस्पेक्ट, उसकी खुद की भी होती है कि मुझे रेस्पेक्ट मिले और उसको लोग देते भी हैं, उसको बहुत ही रेस्पेक्टेड होते हैं ऐसे लोग। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाई गई, राजा है। इंस्पायरिंग पर्सनालिटी भी होगी, भाई हमें उस राजा को देख के काम करना है, अशोक को देख के अशोक जैसा बनना है, शेर शाह जैसा बनना है। अकबर ने भी बहुत अच्छे काम किए, महाराणा प्रताप ने किए, तो राजा है, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। और एक राजा है तो राजा के अंदर ऐसा होता है कि भाई जो मैंने नियम कानून बनाए या मैंने जो अपनी विरासत बनाई, अपना साम्राज्य बनाया, ऐसा मतलब नाम बना लूं मैं जो कि पीछे तक मेरा नाम रहे, जब तक सूरज चांद रहे दुनिया में नाम रहे, मेरा नाम होना चाहिए। फिर शाह ने क्यों जीटी रोड बनवाई, क्यों पेड़ लगवाई, नाम रहना चाहिए। अशोक ने इतने सारे काम करवाए, तो वो वाली एक लेगेसी रहनी चाहिए कि लोग मुझे हमेशा याद रखें और अपने काम के लिए डेडिकेटेड होना। अब ये चीजें देखिए किसमें, राजा ही। मैं डिफरेंट वो लेकर आ रही हूँ जेंडर्स, जिससे कि आप कभी कंफ्यूज ना हो कि हमने तो किंग पढ़ा है तो वो सिर्फ मेल ही होगा, या हमने फीमेल पढ़ा है क्वीन तो फिर वो सिर्फ हमेशा फीमेल ही होगी, मेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे किंग के साथ ये है कौन? लता मंगेशकर जी। जी ऑटोमेटिकली हम सबके मुंह से जी निकलता है, क्यों? क्योंकि हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं रेस्पेक्ट? उन्होंने अपना नाम कमाया है, कैसे? अपने काम से, अपने डेडिकेशन से। एक राजा की तरह नाम है जो इन्हें कोकिला का नाम दिया गया कि और इनके बराबर कोई भी अभी आ भी नहीं सकता, अपने फील्ड में सबसे एक्सपर्ट, मेहनत से अपना, और इनको कितना नेम फेम मिला एकदम सूरज की तरह से। डू यू एग्री? yes, तो आपने देखा कि बर्थ नंबर किस तरह से किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को रूल करता है, या किसी की भी बर्थ नंबर से उसकी पर्सनैलिटी को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि कोई इंसान जिस भी फील्ड में है नंबर 1 वाला, उसमें वो अथॉरिटी के साथ काम करेगा, लीडर बनेगा, अपने फील्ड में एक्सपर्ट होगा, है ना, और उसको नेम फेम मिलेगा। क्लियर? अभी तक इसमें कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है सभी को? यस। अभी तो हमने अभी तक ये बर्थ नंबर पढ़ा जो कि हमारी पर्सनैलिटी को बता रहा था। तो बर्थ नंबर है क्या, और भी चीजें पढ़ेंगे। बर्थ नंबर टेल्स हु यू आर या हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरी नेचुरल सेल्फ क्या है, नेचुरली मेरा टैलेंट है। किसी को अब
नेचुरली ये बच्चा हमारा अलग ही रहता है, इसको मिलना जुलना पसंद नहीं है। इसकी दूसरी बहन या भाई तो बहुत मिलता जुलता, ये नहीं मिलता। तो हम समझ गए ना, उसके नंबर से हम समझ गए कि उसका नेचुरली वो कैसा है, आपकी नेचर को बताता है, आपकी इनबॉर्न क्वालिटीज को बताता है। हाँ प्रियंका जी, आपने हैंड रेज किया है, बताइए। मैम ये लोशो ग्रेड आप पढ़ाएंगे, मतलब इतना समझ में आया नहीं है बस। लोशो ग्रिड तो अभी बहुत समझना है, पहले नंबर समझेंगे तभी तो आप ग्रिड को समझेंगे ना। हाँ वही है ना? अभी समझेंगे ना हम। हाँ बिल्कुल समझेंगे, पहले हमें नंबर समझने हैं तभी तो। देखिए अल्फाबेट अभी समझ रहे हैं, जब हम अल्फाबेट को जोड़ेंगे, आपने एकदम से तो वर्ड बनाना नहीं सीख लिया था। जब हम नर्सरी में थे पहले हमने अल्फाबेट सीखे, फिर हमने क्या सीखा, AT एट 2 लेटर से ज्वाइन किया, फिर हमने 3 लेटर से ज्वाइन किया, CAT कैट, MAT मैट, है ना। तो इसी तरह से हम ऐसे सीखेंगे। तो हम पहले बर्थ नंबर तो समझ लें, जो फर्स्ट स्टेप है किसी का, क्योंकि ये नंबर, अब यही नंबर हर जगह रिपीट होंगे हमारे, है ना। तो बर्थ नंबर आपकी इनबॉर्न क्वालिटीज जिनको आप लेके पैदा हुए हैं। अगर आप बदलना चाहो कि मैं आज एडवेंचरस बन जाऊं, आज मैं रिस्क टेकर बन जाऊं योगी जी की तरह, आप नहीं बन सकते। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, आप ऐसे हो ऐसे ही रहोगे। तो आप अपनी उन्हीं क्वालिटीज को अपनाएं। कोई नंबर 2 का है, वो इमोशनल है तो इमोशनल रहेगा। डेट ऑफ बर्थ का जो एग्जांपल है अभी तक आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ यानी किस महीने की किस डेट को आप पैदा हुए हैं, वो आपका होता है 1 + 7 8, 1 + 1 2 या सिंगल डिजिट भी हो सकता है। तो बर्थ नंबर तो हम बहुत अच्छे से समझ गए। अब क्या सिर्फ बर्थ नंबर ही आपकी कंप्लीट स्टोरी है, यही न्यूमरोलॉजी है? बर्थ नंबर ही सिर्फ ये नहीं बताता, आपको बहुत कुछ बताता है। आप क्या बर्थ नंबर के अलावा आप जैसे ऐसे थे, जो लोग ये भी लंबी जर्नी करके आ चुके हैं, 30 साल के हो चुके हैं, 40 के हो चुके हैं, 50 के हो चुके हैं, तो जो यंग है उनकी बात नहीं कर रही। क्या आप 10 साल पहले जैसे थे आप आज भी वैसे हैं? क्या आपकी लाइकिंग चेंज नहीं हुई? समय के हिसाब से हमारी लाइकिंग चेंज हुई होगी, हमारी हैंडराइटिंग चेंज हुई होगी, हमारी फूड हैबिट्स चेंज हुई होंगी। जैसे मैं अपनी बात कर सकती हूँ, कंचन जी हैं जिनको मैं बात कर सकती हूँ, हेमा जी हैं, हम लोगों ने उम्र में बहुत सारी चीजें देख ली हैं। तो हमारी लाइकिंग ही चेंज हो गई होगी कि पहले तो बहुत तेज म्यूजिक पसंद था, अब मुझे नहीं है म्यूजिक पसंद। या पहले मैं चटपटा खाना खाते थे, अब नहीं। या पहले मुझे फीका ही पसंद था, अब तो मुझे मीठा बहुत चाहिए होता है। एकदम हमारी पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है। वो क्यों होने लगी? वो सब सिर्फ बर्थ नंबर से नहीं पता चलता, उसके लिए हमें अपनी डेस्टिनी नंबर को भी देखना पड़ता है, जो हमारी जर्नी, क्योंकि जैसे पैदा हुए वो हमें बर्थ नंबर ने बताया। अब हम जर्नी में आगे तो बढ़े, बर्थ के बाद, बर्थ नंबर के बाद हमारा मंथ भी तो आया, हमारा ईयर भी तो आया, हमारी यात्रा चल चुकी है। उस यात्रा में हमारे अंदर कैसे बदलाव हुए, हमारी लाइकिंग कैसे चेंज हुई, मेरा ही फील्ड क्यों चेंज हुआ। कहा मैं पहले स्कूल्स में टीचिंग करती थी, क्यों ऑकल्ट में आ गई, क्यों किसी ने अपना कैरियर चेंज कर लिया। कोई 30 साल पे अपना कैरियर चेंज कर रहा है, किसी ने डॉक्टरी पढ़ी, डॉक्टरी पढ़ने के बाद पता चला कि वो अब इंजीनियरिंग करने लगे, मार्केटिंग में चले गए, अपनी यात्रा बदल दी। क्यों किसी ने IIT प्रोफेशनल होते हुए, एक CEO होते हुए क्यों संन्यास ले लिया। क्यों किसी की अच्छी नौकरी थी, IAS ऑफिसर था, क्यों उसने अपनी नौकरी छोड़ के अपना स्टार्टअप कर लिया। ये आपकी जर्नी है। तो ये जर्नी कहाँ से पता चलती है? ये हमें पता चलती है डेस्टिनी नंबर से। आप क्या बनोगे, आपकी जर्नी कहाँ ले जाएगी आपको, वो होती है आपकी लाइफ जर्नी यानी डेस्टिनी नंबर, जो आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देता है। आपके पर्पस पता चलता है, आपकी ग्रोथ पता चलती है, धीरे धीरे आपकी क्वालिटीज उसमें अनफोल्ड होती जाती है। अब ये नंबर क्या होता है? ये होता है हमारे डे, जिस डेट में हम पैदा हुए, मंथ एंड ईयर का टोटल, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी नंबर। यहाँ पर ये 2 टाइम्स लिख गया है, नो प्रॉब्लम। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी का ही देखिए। नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को पैदा हुए। अभी तक हमने सिर्फ बर्थ नंबर देखा, अब उनकी डेस्टिनी देखेंगे। डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी से आप लोग मुझे बताएंगे बहुत सारी चीजें, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी आप लोग बहुत सारे नंबर समझ चुके हैं। डेस्टिनी क्या है? 17 को
9th यानी मंथ को और उनके ईयर को हमने टोटल किया। 1 + 7 + 9 जो उनका मंथ है, देन +1 + 9 + 5 + 0, इस सबको हमने टोटल किया तो आया 32। 32 को हमने फिर से टोटल किया, 3 + 2 इट बिकम्स 5। तो ये जर्नी क्या है, उनकी प्रिंस। डेस्टिनी नंबर हो गया 5। अब 5 क्वालिटीज किसकी होती है? प्रिंस। प्रिंस की होती है। प्रिंस कैसा है? कम्युनिकेटिव, बोल्ड, कम्युनिकेटिव, रिस्क टेकर, है कि नहीं? तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने रिस्क नहीं लिया जब उन्होंने करेंसी बंद की थी, है ना, डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पर? रिस्क लिया ना, कई सारी चीजों में रिस्क लेते हैं ना, बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी है ना। तो कहाँ 8 से न्यायाधीश होते हुए कहाँ ये हो गए? समझ रहे हैं आप उनकी जर्नी कहाँ से कहाँ चली गई? एक पर्सनैलिटी उनकी वैसी थी, लेकिन उनकी जर्नी उनको वहां लेकर आ गई जहां उन्हें अपनी कम्युनिकेशन से ही काम करना है। ही इज एडवेंचरस, ही इज एक्सप्लोरर, ही इज रिस्क टेकर, ही इज फियरलेस, मैं नहीं डरता। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 11 अक्टूबर 1942, इस डेट ऑफ बर्थ का बर्थ नंबर हम पढ़ चुके हैं, याद है किसी को? कौन है ये? अभी पढ़ा था। अमिताभ बच्चन। यस, अमिताभ बच्चन। हाँ जी। तो अमिताभ बच्चन जी की जब हम डेट को पूरा टोटल करते हैं तो क्या आता है? 1 + 1 + इससे आता है 1, है ना। तो उनका बर्थ नंबर था 2, यानी जो उनकी पर्सनैलिटी, यानी क्वीन की पर्सनैलिटी, इमोशनल, सेंसिटिव, क्रिएटिव, पावर, ऑथोरिटी, ग्रेस होना, है ना। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी क्या हो गई, सॉरी डेस्टिनी क्या हो गई? 1, राजा की। राजा की। तो हो गए ना अपने फील्ड के राजा, इमोशनल फील्ड के राजा बने कि नहीं बने? एक कितने बड़े लीजेंड बने हैं वो अभी, ये है ना। इस तरह से हम देखते हैं। अब इनमें भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं जो आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे, एक ही क्लास में इतना नहीं सीख सकते। अब जैसे कि नंबर 1 तो इनका बना। अब नंबर 1 किससे बना इनका? 19 आया था ना, जब हमने डेट ऑफ बर्थ को टोटल किया तो 19 आया था यहाँ पर। 19 से 1 बना। एक 1 मिलता है हमको सिंगल 1 से, एक 1 मिलता है हमको 10 से, एक 19 से मिलता है, एक 28 से मिलता है। तो क्या ये जो सारा 1 सिंगल डिजिट आई, ये सबका सेम एट्रीब्यूट्स होंगे? नहीं, ये भी डिफरेंट होते हैं। बहुत कुछ होता है कि ये जो इनको 1 मिला, इनका 19 से 1 मिला, which is the most powerful number of 1, या 32 से मिला तो वो कैसा है? ये सारी चीजें आप धीरे धीरे जब आप 7 डेज के कोर्स को करेंगे उसमें आप सीख पाएंगे कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे फिर से आपको एक जनरल एक पीडीएफ बनाया है कि किसी को समझने में कुछ परेशानी हो तो इन 1 ग्लैंस आप इस चीज को देखें कि नंबर 1 इज सन, वो किंग को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2 इज मून, रिप्रेजेंट्स क्वीन, नंबर 3 इज जुपिटर, गुरु, नंबर 4 राहु, रॉबिन हुड। बस ये आपने याद रखना है। आई थिंक याद हो ही गया होगा आज तो सबको, इतनी बार हमने इस सबको पढ़ लिया है। आज से आप सबकी प्रेडिक्शन कीजिए पर्सनैलिटी एनालिसिस के बारे में। कैरियर की प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या जो थोड़े से उम्र के पड़ाव पे आ गए तो क्या आप पहले ऐसे थे, आपके अंदर ये क्वालिटीज रही होंगी। आपकी दादी हैं, आपके पापा हैं, पापा जिस एज में हैं, जैसे तेजस्वी मुझे यंग दिख रही है, तो अपने पापा की डेट ऑफ बर्थ से पूछ सकते हैं पापा बचपन में ऐसे रहे होंगे, या आप 25 साल तक के या 30 साल तक आप ऐसे रहे होंगे, है ना। तो आपने तो नहीं देखा वो कैसा बिहेव करते थे, बट अब आप उनकी उसको पर्सनैलिटी को डिकोड कर सकते हो। या कोई बेबी पैदा हुआ है, 1 साल का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है, 6 साल का है, तो आप उसको बता सकते हो कि ये ना ऐसे होने वाला है, इसकी लाइटिंग इस तरह की होगी, ये बहुत घुमक्कड़ होगा, नंबर 5 होगा। तो नंबर 2 होगा ना, ये बहुत इमोशनल होगा, जरा सी बात पे इमोशनल सेंसिटिव हो जाएगा ये बच्चा। देखो कितना कुछ आज आपने सीख लिया, बस आपने पर्सनैलिटी नंबर को याद रख लेना। अब इस 7 डेज के कोर्स में, क्योंकि आज देखिए भी काफी लंबी क्लास भी हो गई, 7 डेज में आपने बहुत कुछ सीखना है। लोशो ग्रेड की जो बात करी थी प्रियंका जी ने, हम डेट ऑफ बर्थ में इस तरह से नंबर्स लगाते हैं। अब सबकी डेट ऑफ बर्थ में तो नंबर पूरे होंगे नहीं। अगर हम यहाँ पे इनके अमिताभ बच्चन जी की ही बात करें तो अमिताभ बच्चन जी का नंबर 11 क्या है? अक्टूबर,
है ना? 11 October. Yes, ma'am. है ना, 11 अक्टूबर 1942. बस। 11 अब अक्टूबर आपने 1942. हाँ, अब उन्हीं नंबर्स को आपने यहाँ पर फिल करना है, बाकी नंबर खाली रह जाएंगे। सारे नंबर तो नहीं होते सबके डेट ऑफ बर्थ में। नरेंद्र मोदी जी की भी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं थे, उनको हम यहाँ पे फिल करते हैं। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टॉप लाइन इज माइंड प्लेन, वो माइंड के बारे में बताती है। हार्ट प्लेन है ये सेंटर लाइन, एंड जो बॉटम लाइन है वो हमें प्रैक्टिकल प्लेन को बताती है। तो जिसके जितने ज्यादा नंबर फिल होते हैं उसके अंदर उसकी क्वालिटीज ज्यादा होती हैं। इन वन वर्ड इतना ही बता सकती हूँ आज मैं आपको। और जब हम इसको वर्टिकली देखते हैं तो वर्टिकली में इस तरह से, अगर आपके वर्टिकली ये नंबर्स आपके पूरे फिल होते हैं तो ये आपके विजन को दिखाते हैं, ये विल पावर को दिखाते हैं, ये एक्शन को दिखाते हैं। तो आज आपके लिए होमवर्क है कि आप इस ग्रिड को, पोजिशनिंग आपने देख ली, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ करिए। अगर आपकी जो भी लाइन हॉरिजॉन्टली कंप्लीट होती है या वर्टिकली कंप्लीट होती है तो वो एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल 951 वाली ये लाइन जिसकी भी फुल होगी पूरी की पूरी, मींस 9 नंबर भी है, 5 भी है, 1 भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो उस इंसान की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। मैम उसको फिल कैसे करना है ये तो नहीं समझ में आया, मतलब डेट ऑफ बर्थ कैसे? हाँ, तो यहाँ पे आपने 9 का बॉक्स बनाया, 9 के बॉक्स में आपने ये है, यहाँ पर मैं इसमें अमेंड नहीं कर सकती। अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ की बात करते हो तो जहाँ नंबर 1 है 11 के आपने दोनों नंबर लिखे 1 1, ठीक है। उसके बाद उनका मंथ क्या है, अक्टूबर ही आ रहा है तो अक्टूबर का 1 आया, वो भी 1 की जगह पे रख लिया आपने, 0 की तो प्लेसमेंट होती ही नहीं है। फिर से ईयर का 1 आया, वो भी यहाँ आ गया 1। ईयर में अब 9 आता है तो 9 का नंबर कहाँ जाएगा, 9 की पोजीशन पर जाएगा, है ना। फिर 42 था उनका तो 4 कहाँ जाएगा, 4 की पोजीशन पर जाएगा। 2 था तो 2 की पोजीशन पर जाएगा। तो जब हम फिल कर रहे हैं माइंड में ही फिल करते हुए आप अपने पेपर पेन पे लिखे तो 492 की लाइन तो उनकी पूरी हो गई, 492 की लाइन तो पूरी हो गई। 492 क्या है, माइंड प्लेन, इज वेरी इंटेलिजेंट, माइंड, है ना। इस तरह से हम देखेंगे और बाकी कोरिलेशंस आप बाद में समझ पाएंगे, है ना। आप इस टॉप टू बॉटम इस तरह से भी देख सकते हैं, वर्टिकली भी देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं। जो नंबर आपके ग्रिड में नहीं है वो आप नहीं फिल करेंगे, जो आपके ग्रिड में नंबर है वो आप फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इनका एग्जाम्पल लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी की डेट है 17, बताइए आप लोग को तो याद हो जानी चाहिए, सितंबर 1950। और उनका बर्थ नंबर बन रहा था 8 और उनका डेस्टिनी नंबर क्या बन रहा था 5। तो हमने सबसे पहले 17 का 1 फिल करना है, फिर 7 नंबर फिल करेंगे, ये हमने डेट फिल कर दी। फिर मंथ क्या है उनका सितंबर, तो 9 नंबर फिल कर दिया हमने, ठीक। उसके बाद हम कहाँ आए, ईयर पर आ गए, ईयर का 1 नंबर फिर से फिल कर दिया, फिर ईयर का 9 के बाद 5 ये फिल कर दिया। अब हमने देखा उनकी जो डेट थी बर्थ नंबर की 17 थी, तो 17 से क्या बना था उनका पर्सनैलिटी नंबर 8, तो हमने 8 भी फिल कर दिया। और जब उनका ग्रैंड टोटल यानी कि डेस्टिनी नंबर आया था वो क्या आया था 5, तो 5 भी हमने फिल कर दिया, तो उनके ग्रेड में 2 बार 5 हो जाएगा। तो आप देखेंगे उनकी विल प्लेन पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी हमें बता देता है। इस तरह से हम लोग को एक टूल, हार्ट का क्या है, हाँ जी, हार्ट से क्या समझेंगे हम लोग? हार्ट से मींस हार्ट से डिसीजन लेने वाले, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, आज जनरल में इससे ज्यादा नहीं समझा सकते क्योंकि देखिए 1 भी बज गया है। और जितना है देखिए 1 वर्ड में तो आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप सबको पता है जिसका 438 कंप्लीट होगा उसका विजन, उसका विजनरी होगा, वो पर्सन विजन के साथ काम करता होगा, उसको अपना गोल क्लियर होगा। विल प्लेन आपकी विल पावर को बताता है, डिटरमाइंड है आप कितने, उसको दिखाता है। 276 ऐसा इंसान हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होगा, हमेशा। हाँ जी बिल्कुल। और जब हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली देखते हैं 492 इज वेरी माइंड प्लेन, मींस वो माइंड से ज्यादा काम करता है, तो टेक्निकल भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी होगा,
हार्ट प्लेन मीन्स वो इंसान थोड़ा सा ना दिल से चीजों को लेता है, दिल से बहुत अच्छा है, हर किसी से दिल से जुड़ता है। हार्ट प्लेन, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, आप बिजनेस में जाएंगे तो वहां पर बिजनेस हुआ या शॉप हुई, लेकिन बात करते करते जी हम तो बस शॉप पे शॉपिंग करने गए थे, लेकिन आज रिश्ते ऐसे बन गए कि हम लोग एक परिवार हो गया है। तो दिल से रिश्ते बन जाना, दिल का अच्छा होना, डिसीजन दिल से ले लेना। 816 प्रैक्टिकल, वो ग्राउंडेड है, प्रैक्टिकल है, लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, दिल से नहीं सोचता। समझ रहे हैं? एक इंसान माइंड से सोचता है, लॉजिक से सोचता है, एक दिल से सोचता है, एक प्रैक्टिकली सोचता है। तो जनरल इंट्रोडक्शन इतना दे सकते हो, लेकिन इतना भी आपके लिए बहुत कुछ है, इतना आप लोग स्टडी कीजिए। और अगर आप आगे चलना चाहते हैं तो आगे की जर्नी, 7 डेज की जर्नी में आप क्या क्या सीखने वाले हो उतना मैं आपको बता देती हूँ। ये 8 प्लेन जो मैंने आपको जनरल बताया, इसके अलावा डायगोनल प्लेन्स भी होते हैं। तो 6 ही हुए। आप बोलोगे मैम 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, तो डायगोनल भी होते हैं। डायगोनल क्या देता है? राजयोग बनता है, सिल्वर योग बनता है, वो सारे देखेंगे हम। नहीं बना तो क्या बना या कब बन जाएगा? डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है आपकी, लेकिन क्या वो फिक्स नहीं रहेगी? हमेशा से आप राजयोग था, उनका तो नहीं था, नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से राजयोग, अब जाके उन्हें मिला, तो कब आएगा वो राजयोग? वो नंबर भी तो पता चलेंगे ना, वो कहाँ से ढूंढे, वो सब हम देखते हैं। आपकी ग्रिड आपके तत्व को बताती है, आपके पास कौन से एलिमेंट्स ठीक है नहीं है, क्या डिस्टर्ब है, आपकी डायरेक्शन, आपके लिए कौन सी लकी डायरेक्शंस है, कौन सी नहीं है, आपके एट्रीब्यूट्स और ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। आज तो हमने कम ही सीखा, और डिटेल में हर नंबर किसके साथ कंबाइंड हो रहा है। ये 1 से लेके 9 नंबर हैं। 1 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन कैसा है, 1 का 3 के साथ कैसा है, 1 का 5 के साथ कैसा है, 1 6 के साथ कैसा बिहेव करेगा, 1 9 के साथ कैसा बिहेव करेगा। तो इस तरह 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। जैसे 8 और 5 का कॉम्बिनेशन बना है नरेंद्र मोदी जी का, अमिताभ बच्चन जी का बना है 2 और 1 का कॉम्बिनेशन। तो बर्थ नंबर और पर्सनालिटी में ये तो क्या है, मैं और आप हैं तो हमारा कैसा है। मैं 7 की हूँ, सामने आप में से कोई 8 का बैठा है, 2 का बैठा है, तो हमारा कैसा है कॉम्बिनेशन, वो देखेंगे। अब कोई नंबर मिसिंग है या रिपीटेटिव है, जैसे मैंने बोला आपके डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर नहीं हो सकते, तो मिसिंग होंगे और रिपीट भी होंगे। जैसे अमिताभ बच्चन जी के में नंबर 1 बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड का क्या इफेक्ट आएगा? हमेशा तो एक जैसा नहीं रहेगा ना। अब इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि आप ब्लड टेस्ट कराने गए हो, कुछ आपके पैरामीटर्स मिसिंग है बिल्कुल, और कुछ बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। अब वो क्या इम्पैक्ट देंगे वो भी हमें पता चलेगा। लकी कलर्स, अनलकी कलर्स क्या होते हैं, फ्रेंडली और एनिमी नंबर्स क्या होते हैं आपके, और प्रोफेशंस कि आपका जो लाइफ नंबर है उससे आपके लिए क्या प्रोफेशन सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए, किसमें आप, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसी में ही तो आप बेस्ट कर सकते हो। पापा ने जबरदस्ती बेटे को मेडिकल में एडमिशन दिला दिया, बच्चे का मन ही नहीं है, या पापा ने बोला नहीं तो बिजनेस करोगे, बेटा बोल रहा है नहीं मुझे तो कलाकार बनना है, तो उसकी प्रोफेशन क्या सूट करेगा वो चीज हमें देखनी है ना। और क्या सीखेंगे, कुआ नंबर होता है एक आपका, वो सीखेंगे। पर्सनल ईयर, हर साल आपका एक ईयर आता है आपके लिए, वो आपकी लाइफ को डिकोड करता है कि ये साल आपके लिए कैसा होगा। आपका पिनेकल नंबर होता है जो आपके लिए गोल्स बताता है, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, वो एक अलग नंबर होता है। एक महादशा होती है, जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी में सुनते हैं कि किसी की शनि की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है। या चैलेंज नंबर, आपकी लाइफ का चैलेंज कौन सा नंबर दे रहा है, कौन सा प्लेनेट आपको चैलेंज दे रहा है, किस चीज की आपको प्रॉब्लम हो रही है। कार्मिक नंबर, बहुत सारे तो हम जन्म ऐसी चीजें हैं जो कर्मास से लेकर आए हैं, पिछले जन्म से लेकर आए हैं, कार्मिक अफेक्ट है, कार्मिक डेब्ट लेकर आए हैं, जिसे हम 2 मिनट रुक जाना, उसको कैसे हम कम कर लें अपने कार्मिक डेब्ट को, वो हमारी डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाता है ना, क्या कर्मा किए हमने, अब जिसको हम ठीक कर लें। 2 लोगों की कंपेटेबिलिटी हमारी, और इनके लिए फिर रेमेडीज भी, हमने जान तो सब कुछ किया मैम, लेकिन उसको सही कैसे करें। तो मिसिंग है तो उसके लिए क्या रेमेडी करेंगे, और रिपीटेटिव हो रहा है तो उसके लिए हम क्या रेमेडी करेंगे। ये सब आप 7 डेज में सीखोगे, कितना कुछ आप 7 डेज में, और इतना कुछ सीख के आप सब कुछ किसी के बारे में भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने, बहुत से हैं जिन्होंने आगे लेके एनरोल किया है, अगर आपने आगे के लिए एनरोल करना है, आपके पास पहले भी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। या आप चाहते हो किसी और के साथ शेयर करना, तो यू कैन ऑलवेज शेयर दिस
information with anyone. You are most welcome. Thank you so much for your time. बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ, बहुत सारा है, लेकिन टाइम भी इजाजत नहीं दे रहा है, काफी लंबी क्लास हो गई है, आई नो। तो मैम ये कल भी है क्लास, अगर हम लोग एनरोल हो जाते हैं तो? मंडे से थ्राइस अ वीक ये क्लास है। मंडे को क्लास होगी। मेरे 2 बैचेस हैं, एक 12 to 1 का है, एक 6 to 7 का बैच है। तो जिसको भी एनरोल होना है, आप मुझे या तो जो आप लो शुगर वाले ग्रुप में हैं उसमें मैसेज कर दीजिए, या मेरे पर्सनल नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। मंडे से क्लास होगी, थ्राइस अ वीक ही होगी, जिससे कि आप अपना होमवर्क करके घर में सबकी डेट ऑफ बर्थ लेके उसको एनालाइज तो कर सके। डेली आप क्लास कर लोगे तो आप कैसे असेस करोगे, कैसे मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे? ग्रुप डिस्कशंस भी तो होंगे ना हमारे। राइट। हाँ जी। ओके। और कुछ आप लोगों को किसी को जानना है तो बताएं। मैम मैं 11:30 आप क्लास कर सकते हो। 11:30 आई सी। बाकी लोग जो भी ग्रुप में है, आई लेट यू नो कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई लेट यू नो, है ना? ओके मैम। अब जैसे 7 days की क्लास है तो आप थ्राइस अ वीक लेंगे ना? हाँ जी, थ्राइस अ वीक लेंगे। और अगर फिर भी कुछ रह जाता है, किसी को डाउट रह जाता है, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास भी कर लेती हूँ कि एक दिन मैं थोड़ा सा रह गया, आप हमें दोबारा से डिस्कशन कर लो। तो 7 days ऐसा नहीं है कि बस हमने स्कूल की तरह से सिलेबस कंप्लीट किया जी, अब टाटा बाय बाय हो गई। नहीं, आप ग्रुप में रहोगे और 1 या 2 क्लास अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसे एक्सटेंड भी कर लेंगे। कई बार क्या होता है, एक टॉपिक पे नहीं समझ आया और वो लंबा एक्सटेंड हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे टॉपिक को हम रिड्यूस कर देंगे या कम कर देंगे, या हम आपको बुक बोल देंगे कि हमने तो सिलेबस कंप्लीट कर दिया, बोर्ड का सिलेबस तो अपने आप पढ़ लो, टाइम लिमिट खत्म। नहीं, तो हमारी क्लास एक्सटेंड भी हो जाती है कई बार, डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्पीड के ऊपर। और ऐसे भी हाँ कर जी। सकते हैं कि सपोज वी मिस द 12 to 1, उस दिन किसी दिन काम आ गया, फिर ज्वाइन द अदर बैच इन द इवनिंग। ऐसे भी हो सकता है। यस, यू कैन। और रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेंगी ही मिलेगी, अगर कुछ है तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिलनी ही है, तो आप अच्छा। रिकॉर्डिंग देखने के बाद में आप पूछ लीजिए। मैम आप कोई बुक सजेस्ट करते हैं इस पे कि ये पढ़नी बुक्स चाहिए? को नहीं, बुक्स कोई नहीं है ऐसी जो कि आपको इतना अच्छा समझा सके। मेरी नजर में तो कोई ऐसी बुक नहीं है, क्योंकि सबने अपने अपने हिसाब से ना थोड़ा थोड़ा डाला हुआ है, और आप इतना कुछ सीखोगे, ये सारे नोट्स ही आपको मिलेंगे, आपको बुक की जरूरत ही नहीं होगी। ओके ओके मैम। तो मैम यही होमवर्क है हमारा कि ये जो आपने अभी बताया है ये इसको रिवाइज करेंगे? बिल्कुल रिवाइज कीजिए, सारी बर्थ नंबर की पर्सनैलिटी को एनालाइज करना आज से शुरू करो ना। कहाँ कहाँ आप अटक रहे हो, क्या क्या याद आ रहा है आपको? आपके घर में ही 4 लोग होंगे तो चारों की पर्सनैलिटी को आप एनालाइज को रिलेट करो, यस इट इज ट्रू और नॉट, कितना रिलेट हो रहा है। बाकी फ्रेंड्स का देखो, किसी का भी देखो, तो उससे आपको पता चलेगा। नहीं तो फ्रेंड्स के अलावा कुछ मेन पर्सनैलिटी का निकाल लो, जिनको भी आप फैन हो जिनके, चलो इनकी डेट ऑफ बर्थ आजकल तो गूगल पर सबकी मिल जाती है, सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी एनालिसिस करो कि ये कैसा है। आपका फेवरेट हीरो हो सकता है, फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, फेवरेट पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या कोई पर काम करता है तो भाई हमारे बॉस, नए बॉस आए हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, डेट ऑफ बर्थ, थोड़ा उनका बायोडाटा वगैरह देखते हैं कैसा है, उससे पता चल जाएगा आपको आपका बॉस कैसे होने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं। बहुत अच्छी यात्रा रही आप लोगों के साथ, बहुत मजा आया। आई होप आप सबको भी बहुत मजा आया होगा, एंड ये लर्निंग आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। और आप सब लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान विष्णु जी का और सभी गुरुओं का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, और आप अपने जीवन में जो भी आपको चाहिए, सुख शांति समृद्धि, उस सब के साथ आप इस जिंदगी को खुश रहते हुए एंजॉय करें। Wishing you all the very best. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you so Neelam. much. Thank you. Welcome. Bye bye. Bye.